लैंग्वेज यानी कि ज़ुबान बहुत ही बुनियादी हैसियत रखती है किसी भी कंटेंट में। जब भी आप कंटेंट लिखेंगे, जाहिर सी बात है वो किसी ज़ुबान में लिखेंगे, और ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप किस ज़ुबान में लिख रहे हैं और आपकी ऑडियंस किस ज़ुबान में पढ़ना चाहती है। अगर आप ऐसी ज़ुबान में लिखें जो आपकी ऑडियंस समझती ना हो या पढ़ना ना चाहती हो, तो वो आपको छोड़ के जा सकती है। हमने ये ध्यान में रखना है कि जब भी हम कंटेंट क्रिएट करें, हम उसको प्रॉपर लैंग्वेज भी डिसाइड करें, और लैंग्वेज हमेशा डिसाइड होती है ऑडियंस के साथ। लैंग्वेज इस तरह से अहमियत की हामिल है कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे पश्तो नहीं आती और मैं आपकी वेबसाइट पे आया हूँ जो कि पश्तो में है, तो मैं उसको शायद ना समझ पाऊँ और मैं आपको छोड़ के जा सकता हूँ। और अगर इसी तरह से आपको फ्रेंच नहीं आती और मेरी वेबसाइट फ्रेंच पे है और आप जो है मेरी वेबसाइट पे आएंगे, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी और आप छोड़ के चले जाएंगे। अगर मेरी प्रोडक्ट सिर्फ फ्रेंच पीपल के लिए है, तो फिर तो ठीक है कि मैं चाहता ही नहीं हूं कि कोई और मेरी वेबसाइट के ऊपर आए। लेकिन अगर वेबसाइट जनरल है जिसमें हर जुबान के लोग आके शॉपिंग कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, सो लैंग्वेज एक बड़ा मसला बन सकती है। नॉर्मली ज़्यादातर जो इंटरनेट है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, पर बहुत सारी वेबसाइट्स या बहुत सारी कंपनियां ये पसंद करती हैं कि वो जिस मुल्क में काम कर रही हैं उस मुल्क की लैंग्वेज को भी वो यूज़ करना चाहती हैं। इंटरनेशनली इसका बहुत ज़्यादा रिवाज है। पाकिस्तान में भी आपने देखा होगा कि अगर आपने कोई वेबसाइट देखी है तो पॉसिबिलिटी है कि उर्दू में भी उसका वर्जन हो, नहीं तो उर्दू अखबार तो आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। लैंग्वेज में आपने जो चीज़ें ध्यान में रखनी है वो तकरीबन 3 है। 3 चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पहली ग्रामर है। अगर आपकी ग्रामर ठीक नहीं है, अगर आपको लिखना नहीं आता, आपका जुमला प्रॉपर नहीं है, चाहे वो इंग्लिश में है, चाहे वो उर्दू में है या किसी भी जुबान में है, और अगर आपके कस्टमर को या ऑडियंस को आती है, तो वो आपको पकड़ लेगा और वो उसको पता चल जाएगा कि इनको लिखना नहीं आता, और यहीं से वो आप उसको लूज कर देंगे। अगर आपका कस्टमर या ऑडियंस ये अंडरस्टैंड कर ले कि इनको तो लिखना भी नहीं आता, वो आपकी प्रोडक्ट को नहीं देखेगा, वो आपको वैसे ही छोड़ के चला जाएगा। लैंग्वेज बेहतर होगी तो आपकी सेल्स होंगी। अगर लैंग्वेज बेहतर नहीं होगी, कंटेंट बेहतर नहीं होगा, तो इसी तरह से आपको सेल्स भी जो है वो लूज करनी पड़ सकती है। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज के अंदर वो है स्पेलिंग्स। स्पेलिंग्स अगर आपकी गलत हैं वेबसाइट के ऊपर, तो वो भी आपकी नॉन सीरियसनेस को शो करती है। आपने मेक श्योर करना है कि जो भी आप वर्ड्स लिखें, कम से कम उनके स्पेलिंग्स ठीक हों, और वो जो है पढ़ने वाले को गलती नजर ना आए, क्योंकि गलती नजर आ जाएगी तो एक इमेज क्रिएट हो जाता है। लोग एक माइंड में जो है ना एक इमेज बना लेते हैं कि इनको तो लिखना नहीं आता या इनको तो बोलना नहीं आता, तो ये क्या बेचेंगे। तो इसी तरह से है कि अगर मैं आपसे बात करूं और मुझे जुमला बनाना ना आए, मुझे बात अच्छी तरह से करनी ना आए, तो क्या आप मुझसे प्रोडक्ट खरीदेंगे। अगर मैं आपको कुछ बेचने भी आऊं, तो जब तक मैं आपसे बात करना सही तरह नहीं सीखूंगा, तो मैं बेचना तो दूर की बात है, मुझे बात भी नहीं आप मुझसे करेंगे। यही काम आपके वेबसाइट पे भी होता है। तीसरी चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है क्वालिटी। अब क्वालिटी बड़ी मतलब सबके लिए डिफरेंट मीनिंग रखती है। आपके लिए कंटेंट बहुत क्वालिटेटिव हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि आपकी ऑडियंस को लगे कि ये तो बिल्कुल बेसिक सा कंटेंट है, इसमें क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी को आपने खुद इंश्योर करना है कि आप क्या लिख रहे हैं, वो किस लैंग्वेज में लिख रहे हैं, और उसकी अगेन उसमें क्वालिटेटिव मेजर्स क्या लिए हैं आपने, उसमें मीट कितना है, यानी कि उसमें कितनी जान है आपके कंटेंट में। अक्सर आप न्यूज़ के आर्टिकल पढ़ते हैं और आपको लगता है कि जी बस पढ़ के मज़ा आ गया। वो पढ़ के मज़ा इसलिए आता है कि उसमें अल्फाज का जो चुनाव होता है वो बड़ा अच्छा होता है, वो बड़ी अच्छी लैंग्वेज में लिखी हुई होती है। लेकिन अक्सर आपको पढ़ने के बाद लगता है कि ये तो किसी बच्चे ने लिखी है। वो बेसिकली यही जजमेंट्स हमारी ऑडियंस भी देख रही होती है। और जब हम वेबसाइट की बात करें, तो हमारी वेबसाइट चूंकि ग्लोबल है, कोई भी विजिट कर सकता है, तो हमें ये बड़ा ध्यान में रखना पड़ता है कि जो भी जिस लैंग्वेज का विजिट करे वो उसको प्रॉपरली पढ़ सके, समझ सके, और कम से कम उसमें ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। इसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमने जिक्र किया वो है लोकलाइजेशन, यानी कि लोकल लैंग्वेज। अगर आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस एक लोकल जुबान बोलती है और वो प्रेफर करती है एक जनरल यानी कि इंग्लिश जुबान के ऊपर, तो आप डेफिनेटली उसको अपनी लैंग्वेज में लिखें, क्योंकि इससे आपको रिटेंशन काफ़ी मिलेगी, पढ़ने वाले को आसानी होगी पढ़ने में, और वो जितनी देर आपकी वेबसाइट पे रुकेगा, जितना ज़्यादा आपको पढ़ेगा, वो उतनी पॉसिबिलिटी है कि आपसे ही बाय करेगा। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो उर्दू में उसको बनाएं, अगर आप किसी और मुल्क में हैं तो आप उसको उस कंट्री की ज़ुबान में ज़रूर बनाएं, और आप अपनी वेबसाइट में ऑप्शन दे दें कि इंग्लिश विजिट करनी है तो ये वाली
यहाँ क्लिक करें, और अगर आपने दूसरी ज़ुबान विजिट करनी है तो यहाँ क्लिक करें। इस तरह से ये होता है कि आपको मल्टीलिंगुअल वेबसाइट्स बनाने में आसानी होती है। मल्टीलिंगुअल्स का मतलब मुख्तलिफ ज़ुबानों में वेबसाइट्स, जो कि अक्सर आपने देखी होंगी। उसमें ये होता है कि आप एक ज़ुबान में एक पढ़ते हैं लैंग्वेज उसके कंटेंट को, लेकिन फिर आप साथ ही दूसरी ज़ुबान में भी जा सकते हैं। जो सेम कंटेंट ट्रांसलेट हुआ होता है एक और ज़ुबान में, अगर आप दूसरी ज़ुबान प्रेफर करते हैं तो आप वहाँ क्लिक करेंगे और उसमें आप अपनी वेबसाइट पढ़ना पसंद करेंगे। पहले हमने बात की कि किस तरह से हमने मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो कीवर्ड से ऑप्टिमाइज करनी है। वो तो हमने देख लिया कि किस तरह से हम कोशिश करते हैं कि कीवर्ड का ग्रुप जो हमने असाइन किया होता है उस पेज के ऊपर, उसी ग्रुप में से हम कोशिश करें कि उनको हम एक फ्रेज बना लें टाइटल के लिए, और एक डिस्क्रिप्शन भी हम जनरेट कर लें। लेकिन यही कीवर्ड्स आगे चल के हमें कंटेंट में भी चाहिए। जैसे कि हमने पहले बात की कि कंटेंट बहुत ज़रूरी है और गूगल कंटेंट को ही इंडेक्स करता है। अगर कंटेंट गूगल को वेबसाइट पे नहीं मिलेगा तो वेबसाइट इंडेक्स नहीं करेगा, क्योंकि गूगल का जो एल्गोरिदम है वो इसी तरह से डिज़ाइन हुआ है कि वो इंसान तो है नहीं, वो एक मशीन ही है, और वो चाहता है कि वो मैक्सिमम मैच करे कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं और आपकी वेबसाइट में क्या लिखा हुआ है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो बीच में जो पूरा प्रोसीजर चलता है, यहाँ पर गूगल का एल्गोरिदम या उसका पूरा जो प्रोग्राम है वो काम करता है, और वो ये डिसाइड करता है कि अगर यूज़र ने एक चीज़ लिखी है तो उसको मैंने वो रिजल्ट दिखाना है जिसमें वो चीज़ लिखी हुई है। सो इसीलिए हम कंटेंट भी ऑप्टिमाइज करते हैं उसी कीवर्ड के अगेंस्ट जो हमने एक ग्रुप असाइन किया होता है। तो ये आपने याद रखना है कि जो ग्रुप आपने एक पेज को असाइन करना है उसके मेटा टैग्स भी और उसके कंटेंट भी उसी ग्रुप में से होने चाहिए। आप ओवरलैप नहीं करेंगे, आप एक ग्रुप को दूसरे पेज पे नहीं लिखेंगे और दूसरे पेज का ग्रुप पहले पेज पे नहीं लेकर आएंगे। मैं एग्जांपल लूंगा उसी मोबाइल फ़ोन स्टोर की, जिसमें हमने मोबाइल फ़ोन्स की पहले कीवर्ड रिसर्च की थी, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और हम ये कोशिश करेंगे ये देखने की कि किस तरह से वो कीवर्ड जो हैं हम कंटेंट के ऊपर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल ली है, फॉर एग्जांपल ये एक कंटेंट की सैंपल है आपके किसी पेज के लिए। सो अगर मैंने मोबाइल फ़ोन प्राइसेस या मोबाइल फ़ोन इन पाकिस्तान के ऊपर पेज बनाना है तो कुछ कंटेंट इस तरह से होगा। इस कंटेंट में आप देख सकते हैं कि एक हेडिंग है और उसके नीचे कंटेंट है। ये भी एक पैराग्राफ है, हमने कंटेंट ज़्यादा है, हमने कंटेंट ज़्यादा लिखा हुआ है, लेकिन अभी मैं एग्जांपल के लिए आपको बताऊंगा कि मैं इस पैराग्राफ को किस तरह से अपने कीवर्ड से ऑप्टिमाइज कर दूंगा। ये ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड है, लेकिन देखने में एक आम यूजर को नहीं पता चलता कि इसमें कीवर्ड्स कहाँ पे हैं। सो अगर आप भी इसको देख रहे हैं, अगर आप इसको पढ़ें 1 मिनट के लिए, तो आपको भी शायद नहीं पता चलेगा कि इसमें कीवर्ड्स कैसे ऑप्टिमाइज हुए हैं। लेकिन अगर मैं आपको नेक्स्ट ये दिखाऊं तो अब आपको समझ आएगी कि मैंने कीवर्ड्स कहाँ कहाँ पर डाले हैं। तो फॉर एग्जांपल मोबाइल प्राइसेस इन पाकिस्तान इटसेल्फ एक कीवर्ड है, और उसके बाद जितने भी आपको रेड नजर आ रहे हैं ये सारे वर्ड्स, ये हमारे कीवर्ड्स ही हैं जो हमने घुमा फिरा के कोशिश की थी कि सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अंदर हम इसको कंटेंट के ऊपर लिखें। अब इसके लिखने का फायदा क्या है? इसके लिखने का फायदा ये है कि जब गूगल हमारी वेबसाइट पे आएगा तो पहले जो हमने टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज किए थे, गूगल उसमें भी हमारे वही कीवर्ड्स पढ़ेगा, लेकिन फिर जब वो कंटेंट में आएगा तो उसको बार बार मैं वही कीवर्ड उसको याद दिला रहा हूं कि मेरा पेज असल में इस टॉपिक के ऊपर है, और अगर इस टॉपिक के ऊपर है तो जाहिर सी बात है इसी टॉपिक की बार बार बात भी होगी। जब बार बार बात होगी तो मैं बार बार यूज भी करूंगा, और इसको मैं ऐसे यूज करूंगा कि पढ़ने वाले को गलत ना लगे, क्योंकि अगर मैंने बहुत दफा इसको यूज कर लिया तो उसको बोलते हैं कीवर्ड स्टफिंग। तो मैं उसको स्टफ कर लूंगा, मैं मतलब उसको ज्यादा भर दूंगा अपने पेजेस को, जो हमें नहीं करना। इसके लिए हमें कीवर्ड डेंसिटी का ख्याल रखना है, जो कि तकरीबन 3 से 5% की रिकमेंडेड डेंसिटी होती है। अब कीवर्ड डेंसिटी क्या है इस पे हम अभी बात करते हैं, लेकिन मैं आपको इसमें एक और बात क्लियर कर दूं कि जो आपको रेड कलर के ये जो वर्ड्स नजर आ रहे हैं ये तो हमारे कीवर्ड्स हैं, लेकिन हमने ये भी देखना है कि गूगल अगर एक चीज को सर्च करता है या एक चीज को ऑप्टिमाइज करता है तो ये भी ध्यान में रखता है कि वो पर्टिकुलर पेज में उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कशंस हो रही होंगी। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले अगर हमने देखा मोबाइल फोन्स को, जहां पर मोबाइल फोन्स की बात हो रही है तो वहां पर मोबाइल ब्रांड्स की बात भी होगी, उनके स्पेसिफिकेशंस की बात भी होगी, और इसी तरह से प्राइसेस की भी बात हो सकती है। सो ये सब चीजें मिलके काम करती हैं। अगर हम अपने कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि उसी टेक्स्ट के अंदर सिनोनिम्स भी डालें। सिनोनिम्स
मतलब कि जहां पर स्टोर की बात हो रही है वहां पर मार्केट प्लेस भी यूज हो सकता है। तो इस तरह से आपको यूटिलाइज करना है अपने कंटेंट को, ताकि गूगल को ये लगे कि हाँ ये सिर्फ कीवर्ड स्पेसिफिक कंटेंट नहीं है, एक जनरल कंटेंट है जिसमें कीवर्ड की बात हो रही है और मतलब मेन टॉपिक की बात हो रही है, लेकिन साथ और भी चीजें डिस्कस हो रही हैं। सो अगर एक नेचुरल बिहेवियर आप देखें तो लोगों में, अगर आपने किसी चीज को प्रेजेंट करना है तो अगर आप एक ही वर्ड बार बार बोलेंगे तो उसको कैसा लगेगा, उसको यकीनन अच्छा नहीं लगेगा। सो गूगल भी इसी तरह से चाहता है कि आप एक ही बात जो कि आपका कीवर्ड है वो बार बार ना करें, आप प्रॉपर कंटेंट लिखें और उसमें आप अपने कीवर्ड यूज करें। सो वो हम इस तरह से करते हैं हम। लेकिन एक चीज हमें ध्यान में रखनी है, वो कीवर्ड डेंसिटी, जो कि 3 से 5% अलाउड है। डेंसिटी से क्या मुराद है? डेंसिटी से मुराद ये कि आपके पेज में सर्टेन कीवर्ड्स कितनी दफा रिपीट हो रहे हैं। मतलब ये कि अगर मैंने मोबाइल फोन के ऊपर कंटेंट लिखा तो अगर मैंने 100 वर्ड्स लिखे हैं तो 100 वर्ड में से मेरा मोबाइल फोन का जो वर्ड है वो कितनी दफा रिपीट हुआ। अगर वो एक दफा लिखा गया तो 1%, अगर 2 दफा लिखा गया तो 2%। इस तरह से अगर 100 में से मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो वो परसेंटेज उसकी बढ़ती चली जाएगी। अगर मैं 100 लफ्ज लिख रहा हूं तो रिकमेंडेड ये है कि आप 3% तक जाएं। कुछ लोग 5% तक भी चले जाते हैं। 5% से ऊपर आप जाएंगे तो थोड़ा डेंजरस है। डेंजरस इस तरह से कि गूगल आपको पीनलाइज कर सकता है, आपको पेनल्टी डाल सकता है कि भाई आप कोशिश कर रहे हैं इसको ब्लैकमेल करने की, या आप उसको ब्लैक हैट एसईओ भी बोलते हैं, जिसमें हमने ये जिक्र किया था कि कुछ चीजें गूगल मना करता है। ये उन चीजों में से एक है। गूगल नहीं चाहता कि आप सिर्फ अपने कीवर्ड्स के ऊपर ही कंटेंट लिखें। गूगल ये चाहता है कि आप जनरल कंटेंट लिखें, लेकिन चूंकि हमने एसईओ भी करनी है तो हम गूगल की गाइडलाइंस के मुताबिक जो वो मना करता है हम वो नहीं करेंगे। हम सिर्फ अपने वर्ड्स प्रॉपरली उतनी दफा यूज करेंगे जितनी दफा हमें पता है कि गूगल माइंड नहीं करेगा। वो सिर्फ जो डेंसिटी है वो 3% तक है। कुछ लोग 5% भी जाते हैं, कुछ लोग 5% से ऊपर जाते हैं, लेकिन फिर वो गूगल से हिट भी हो सकते हैं। कुछ लोग 1% तक रहते हैं। सो ये आपके ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या लिखना है। सो अगर आपको लगता है कि 1% से आपने ऊपर नहीं जाना तो आप 1% तक रहने दें। अगर आपको लगता है कि 3% तक आपको मसला नहीं है तो आप 3% तक चले जाएं। ये चीजें आपने देखनी है, और अगर आपको लगे कि नुकसान होने लगा है या हो रहा है तो आप उसको फौरन चेंज कर सकते हैं। एनीवेज, ये डेंसिटी पता कैसे करते हैं? सवाल ये है कि डेंसिटी हम कहाँ देख सकते हैं। सो अगर आप टेक्स्ट लिख रहे हैं एक नोटपैड में या वर्ड डॉक्यूमेंट में तो आपके पास टूल्स अवेलेबल हैं जिसके तहत आप डेंसिटी चेक कर सकते हैं। और अगर मैंने अपने कंटेंट की डेंसिटी देखनी हो तो मुझे कुछ इस तरह से एक टूल बताएगा। मैं आपको उसका भी लाइव डेमो भी दिखाता हूं। जैसे कि आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस वक्त मैंने ये जो कंटेंट है ये मैंने अपने पेज के लिए लिखा हुआ है, और इसमें मैंने तकरीबन 3 पैराग्राफ लिखे हैं, और ये ऑलमोस्ट कीवर्ड ऑप्टिमाइज कंटेंट है। और जो वही पैराग्राफ है पहला जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, लेकिन अब मैंने इसकी पूरे कंटेंट की डेंसिटी चेक करनी है तो मैं इसको कॉपी करूंगा। मैं इसको सिलेक्ट ऑल करके कॉपी करूंगा और गूगल पे मैं जाऊंगा और जाके लिखूंगा कीवर्ड डेंसिटी चेकर। बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी मार्केट में जिसको आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं एक रिकमेंड करूंगा टूल जो कि एसईओ बुक का है, जिसमें आप ये जो सेकंड रिजल्ट है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस पेज पे ले आएगा। अगर आपको ये इस तरह से नजर नहीं आ रहा तो पॉसिबिलिटी है शायद वो आपको कहे कि लॉग इन करें। अगर आप ऑलरेडी लॉग्ड इन हैं तो आपको ये पेज नजर आएगा। सो अगर आप नया अकाउंट नहीं बनाया तो शायद आपको इस टूल को यूज करने के लिए इनके ऊपर फ्री अकाउंट बनाना पड़े, जो कि बिल्कुल फ्री है, लेकिन अगर आप कोई और टूल यूज करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। एनीवेज, मैं यहाँ पर अपना कंटेंट पेस्ट करूंगा और आप ये देख सकते हैं कि मैंने अपना वो जो कंटेंट लिखा था वो मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है, और ऑलमोस्ट 3 पैराग्राफ्स इसी के अंदर अवेलेबल हैं। अब आपने ये ध्यान में रखना है कि ये URL नहीं है, ये HTML भी नहीं है, ये बेसिकली प्लेन टेक्स्ट है। मैंने प्लेन टेक्स्ट लिखा, मैं ऊपर से प्लेन टेक्स्ट सेलेक्ट करूंगा और प्लेन टेक्स्ट कॉपी करके मैं स्क्रॉल करके नीचे जाऊंगा और इन ऑप्शंस को मैं डिफॉल्ट ही रहने दूंगा और इसको मैं सबमिट कर दूंगा। जैसे ही मैंने इसको सबमिट किया तो उसने एक लिस्ट ओपन कर दी जिसमें आप अपना सारा टेक्स्ट देख सकते हैं। इसमें वो आपको ये बता रहा है कि आपके टोटल वर्ड्स कितने हैं, जिसकी काउंट तकरीबन 236 है। उसमें यूनिक वर्ड्स कितने हैं? यूनिक का मतलब ये कि ये वर्ड्स रिपीट नहीं हो रहे, ये एक दफ़ा ही आए हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आपको वो 3 कॉलम दिखा रहा है, जिसमें कॉलम 1 में सिंगल वर्ड्स, कॉलम 2 में 2 वर्ड्स और कॉलम 3 में 3 वर्ड फ्रेजेस हैं।
सिंगल वर्ड में आप देखेंगे तो मोबाइल तकरीबन 25 दफ़ा यूज़ हुआ है और उसकी डेंसिटी 6.05% है। पाकिस्तान तकरीबन 14 दफ़ा यूज़ हुआ है और उसकी डेंसिटी तकरीबन 3.39% है। और इसी तरह से आप देखते चले जाएंगे कि आपका कौन सा कंटेंट कितनी दफ़ा यूज़ हो रहा है। आप नेक्स्ट वर्ड्स देखेंगे तो इन पाकिस्तान तकरीबन 10 दफ़ा यूज़ हुआ है, उसकी डेंसिटी जो है 4.84% है। प्राइसेस इन तकरीबन 8 दफ़ा यूज़ हो रहा है जो कि 3.87% है। सो आप ये देखेंगे कि प्राइसेस इन पाकिस्तान और मोबाइल फोन इन पाकिस्तान असल में ये कॉम्बिनेशन है दो वर्ड्स का जो कि हमें वो दिखा रहा है। सो इन पाकिस्तान हमें तकरीबन 10 दफ़ा नज़र आ रहा है। लेकिन जब आप 3 फेजेस में जाएंगे, 3 वर्ड फ्रेजेस में प्राइसेस इन पाकिस्तान ये वो फ्रेज है जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है, जिसकी काउंट 8 है और तकरीबन उसकी 5.8% डेंसिटी है। आप ये याद रखिएगा कि अगर आप 4 वर्ड फ्रेजेस में जाएंगे तो प्राइसेस इन पाकिस्तान से पहले मोबाइल लगा हुआ होगा। तो मोबाइल प्राइसेस इन पाकिस्तान बेसिकली आपका फॉरवर्ड लॉन्ग टेल कीवर्ड होगा जो आपने तकरीबन इतनी दफ़ा लिखा हुआ होगा और वो उसकी डेंसिटी होगी। सो इस तरह से हम डेंसिटी चेक करते हैं। अभी ये टूल सिर्फ हमें 3 वर्ड फ्रेजेस तक बताता है, लेकिन आप डिफरेंट टूल यूज़ करके इसको मजीद इन डेप्थ देख सकते हैं कि कौन से वर्ड्स आपके रिपीट हो रहे हैं। और आखिर में आप ये भी कर सकते हैं कि आप इनको ये एक्सपोर्ट के बटन से जो कि बिल्कुल उस कॉलम के नीचे दिखाई दे रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपका सारा का सारा कंटेंट ये एक्सपोर्ट भी हो सकता है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ये एक फाइल डाउनलोड कर सकता है। इसने कीवर्ड डेंसिटी की फाइल डाउनलोड की और ये एक्सेल शीट में है। जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये मेरे पास यही सेम फॉर्मेट जो है, यही सेम कंटेंट मेरे पास उसमें एक्सेल में भी आ जाएगा जो कि मैं बाद में यूटिलाइज कर सकता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक्सेल में वो डेटा आ चुका है और इसी को मैं गूगल ड्राइव में डालकर ऑर्गेनाइज कर लूंगा और मैं देख लूंगा कि कौन सा वर्ड कितनी दफ़ा यूज़ हो रहा है। जैसे कि आपने लाइव डेमो में देखा कि किस तरह से हम ये कीवर्ड डेंसिटी निकाल सकते हैं अगर आपका टेक्स्ट आपके पास कहीं पड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप एक CMS यूज़ कर रहे हैं जो कि हमने रिकमेंड किया कि आप वर्डप्रेस यूज़ करें, तो वर्डप्रेस के अंदर इस तरह से सजेशंस भी आती हैं उस प्लगइन के अंदर जो हमने पहले टाइटल और डिस्क्रिप्शन के लिए यूज़ किया था। उसका नाम योस्ट SEO प्लगइन है। और भी बहुत सारे प्लगइन अवेलेबल हैं, लेकिन रिकमेंडेड प्लगइन जो है वो योस्ट का SEO प्लगइन है, जिसमें वो आप उसको एक कीवर्ड देते हैं फोकस कीवर्ड के तौर पे। जैसे कि हमारा जो प्राइमरी कीवर्ड था वो मोबाइल फोन्स था। जब आप उसको फोकस कीवर्ड देंगे तो आप टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में जितनी दफ़ा उसको यूज़ करेंगे वो उसको भी आपको सजेशंस देगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको काफ़ी और सजेशंस भी देगा, जिसमें वो एक सजेशन हमें ये भी दे रहा है कि आपका जो वर्ड है वो ज़्यादा दफ़ा यूज़ हुआ है, इसको कम करें। और अगर आपकी डेंसिटी कम है तो आपको ये भी सजेशन देगा कि इसको ज़्यादा करें और आपको प्रॉपरली बताएगा कि आपके लिए कौन सी डेंसिटी ठीक है। सो ये सजेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप वर्डप्रेस यूज़ करें तो SEO वर्डप्रेस पे इसी वजह से आसान है कि आपको ये जो एक असिस्टेंट के तौर पे एक आपको प्लगइन हेल्प करता है, वो आपको इस तरह सजेशंस देकर हेल्प करता रहेगा। अभी तक हमने बात की कि हमने कंटेंट लिखना है और कंटेंट किंग है, लेकिन कंटेंट होना कितना चाहिए। हमने पहले बात की कि आप अनलिमिटेड कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कि आप अनलिमिटेड पोस्ट लिख सकते हैं, आप पेजेस बना सकते हैं। आपको हत्ता कि जितने भी आपको कीवर्ड्स लगते हैं कि आपको गूगल में सर्च कर रहे हैं लोग, आप उनके अगेंस्ट आप लिखते चले जाएं ताकि गूगल ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंडेक्स कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऊपर लेके आ सके। लेकिन हर पेज पे कंटेंट कितना होना चाहिए, ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उनको समझ नहीं आती कि कितना लिखें। नॉर्मली लोग 10 लाइनों को या एक पैराग्राफ को कंटेंट समझते हैं। वो कंटेंट तो है, लेकिन कितना कंटेंट चाहिए गूगल को ताकि वो रैंक कर सके, ये एक सवाल है। सो हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक पेज लिखा है तो कम से कम कोशिश ये करें कि उसके ऊपर 500 वर्ड्स लिखें। 500 एक मिनिमम लिमिट इसलिए सजेस्ट की जाती है कि गूगल में अगर गूगल ने इंडेक्स करना है, आपका पेज क्रॉल करना है, उसमें उसमें कम से कम कंटेंट हो कि गूगल उसमें से कुछ अखज़ कर सके, कुछ उसमें से अंडरस्टैंड कर सके कि आपका पेज किस बारे में है। कम कंटेंट होगा, गूगल को ये समझ नहीं आएगी कि आपने उसमें क्या बात की है। इसलिए अगर कंटेंट कम होगा उसमें आप ज़्यादा कीवर्ड्स भी यूज़ नहीं कर सकेंगे और उसमें फिर आप सिनोनिम्स भी यूज़ नहीं कर सकेंगे। सो अगर आपने डेंसिटी भी 2 से 3% रखनी है तो आपको इतना कंटेंट चाहिए कि आप उसमें 2-4 दफ़ा अपना कीवर्ड रिपीट भी कर सकें। सो मेक श्योर ये करें कि लेंथ हमेशा कम से कम 500 रखें। ज़्यादा से ज़्यादा कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी ना हो कि एक पेज एक बुक बन जाए। सो आपने हमेशा अपने टॉपिक के साथ जस्टिफिकेशन करनी है कि आपका टॉपिक क्या है और उसके अगेंस्ट आपने क्या लिखा है।
अगर आपका टॉपिक डिमांड करता है कि लंबा कंटेंट लिखा जाए तो उसके ऊपर लंबा कंटेंट लिखना ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ने वाले को अगर उसको एक चीज़ पढ़ने आया है लेकिन जब वो पढ़ना शुरू करता है और एकदम से ख़त्म हो जाए तो फ़ायदा नहीं है। सो आपने ये ज़रूर मेक श्योर करना है कि कंटेंट की जो डिमांड है उसको पूरा करें, लेकिन अगर आपको थोड़ा से थोड़ा भी लिखना है तो कोशिश ये करें कि 500 वर्ड्स तो लाजमी लिखें। इससे आपकी एसईओ बहुत बेहतर हो जाएगी और आपकी रैंकिंग्स आपके कंपैरेटर से ऊपर जाएगी, क्योंकि मशीन लर्निंग गूगल की इस तरह से काम करती है कि वो आपके कंटेंट को देखकर फिर ये डिसाइड करती है कि आपने किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करना है। सो अगर आपका कंटेंट ही नहीं होगा या अगर बहुत कम होगा, उसमें वर्ड्स भी ज्यादा नहीं होंगे, जब वर्ड्स ज्यादा नहीं होंगे गूगल रैंक भी नहीं कर सकेगा। सो लेंथ बहुत मैटर करती है कंटेंट की। अगर आपने कंटेंट लिखना है तो कम से कम 500, लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा लिखना है तो आप 5000 तक भी जा सकते हैं। मेक श्योर ये करें कि लोग बोरिंग ना हो जाएं और उसको ये है कि प्रॉपरली कंज्यूम कर सकें, ताकि वो उतना कंटेंट हो जितना कंटेंट रिक्वायर्ड है। अक्सर आपने वेबसाइट्स पे देखा होगा कि वेबसाइट जो है वो उसमें काफ़ी हेडिंग्स होती हैं। एक मेन हेडिंग होती है और फिर नीचे सब हेडिंग्स भी होती हैं, और उसके बाद वो कंटेंट जो है डिवाइडेड होता है डिफरेंट सेक्शन में इन हेडिंग्स की वजह से। ये हेडिंग्स क्या हैं और ये इंपॉर्टेंट क्यों हैं? एसईओ में गूगल जहाँ पर ये देखता है कि आपका कीवर्ड टाइटल में आ रहा है, आपका कीवर्ड डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, आपके कंटेंट में वो कीवर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन वो ये भी देखता है कि क्या वो हेडिंग्स में भी आ रहा है कि नहीं। तो इसीलिए हमारे लिए जो HTML की हेडिंग्स हैं, जिनको सिंपल हेडिंग्स भी आप कह सकते हैं या कंटेंट हेडिंग्स कह लें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गूगल ये समझता है कि अगर आपका एक वर्ड इंपॉर्टेंट है या आपका एक टॉपिक है एक पेज के बारे में, तो वो बार बार जब रिपीट होगा तो वो हेडिंग्स में भी रिपीट होगा। हेडिंग्स की तकरीबन 6 टाइप्स हैं HTML के अंदर, और वो कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा कि H1 सबसे इंपॉर्टेंट होती है, यानी सबसे ज्यादा मेन जो इंपॉर्टेंस है वो है H1 को दी जाती है, और ये नॉर्मली एक पेज पे एक होती है। अक्सर लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि H1 एक पेज में 2 भी हो सकती हैं, लेकिन कुछ अर्से पहले तक HTML5 से पहले तक ये माना जाता था कि HTML की हेडिंग H1 एक ही होनी चाहिए हर पेज के ऊपर। अगर एक भी नहीं है तो भी मसला है, और अगर एक से ज्यादा है तो भी मसला है। आपको अक्सर टूल्स भी ये एज एन इशू एरर बताएंगे। सो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपने जो एक मेन पेज का टाइटल है या मेन पेज का नाम है उसको H1 असाइन करना है या अपने डेवलपर से असाइन करवाना है। इससे फायदा ये होगा कि इस H1 में जो भी आप लिखेंगे वो गूगल कंसीडर करेगा ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तो अगर आपने मोबाइल फोन्स इन पाकिस्तान का पेज बनाया है तो मोबाइल फोन्स इन पाकिस्तान को H1 आप एज अ पेज टाइटल भी लिखेंगे, ताकि जब गूगल उसमें क्रॉलिंग के लिए जाए आपके पेज के ऊपर तो वो ना सिर्फ मोबाइल फोन इन पाकिस्तान टाइटल में देखे, ना डिस्क्रिप्शन में देखे, बल्कि वो हेडिंग में भी देखे और फिर आपके उसके बाद कंटेंट में भी देखेगा। इसी तरह से H1 के बाद H2 से लेके H6 तक डिफरेंट हेडिंग्स हैं। ये स्टाइल पे भी डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट की स्टाइलिंग क्या है। तो आप ये इस वेबसाइट जब डिज़ाइन करवाएं या वेबसाइट जो भी आप थीम यूज़ करें उसमें मेक श्योर ये करें कि आपका मेन पेज टाइटल H1 एक दफ़ा ही आए। उसके बाद जिस तरह से आपका कंटेंट लेआउट स्प्रेड आउट है, जिस तरह से आपके सेक्शंस बनते चले जाते हैं पेज के ऊपर, आप उन सेक्शंस को H2, H3, H4, H5 या H6 तक हेडिंग्स यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो डिपेंड करता है कंटेंट के ऊपर क्या है। अगर आपका कंटेंट 500 वर्ड्स तक है तो मे बी आप 2 से 3 हेडिंग्स यूज़ कर लेंगे, आप उसको H2 में या H3 में डिवाइड कर सकते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इसका सीक्वेंस कोई भी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि H1 पहले आए, H2 बाद में आए, H3 बाद में आए। सीक्वेंस मैटर नहीं करता। आप ये भी मैटर नहीं करता कि H2 कितनी दफ़ा है तो H3 कितनी दफ़ा है। गूगल सिर्फ ये देखता है कि H1 में क्या है और उसके बाद H2, H3, H4 में क्या क्या जो है वो उसमें क्या क्या शोर है। उसके बाद ये है कि उसमें जो चीज़ें आपने एज ए कीवर्ड डाली हुई हैं गूगल उनको प्रोमिनेंस देता है। तो आपने मेक श्योर ये करना है कि अगर आपका मेन कीवर्ड है वो H1 में डाल दें। अगर आपके सप्लीमेंट्री कीवर्ड्स हैं, यानी कि जो ग्रुप में हमने कीवर्ड डिसाइड किया था, मेन कीवर्ड को जब आप H1 में डाल चुके होंगे तो H2 में भी एक दफ़ा यूज़ कर लें, पर H2 में एक दफ़ा दूसरा कीवर्ड यूज़ कर लें, या फिर H3 में एक दफ़ा सिनोनिम यूज़ कर लें। इस तरह से आप स्प्रेड आउट कर सकते हैं अपनी हेडिंग्स को। HTML में ये जो आपको हेडिंग्स नजर आएंगी वो कुछ इस तरह से लिखी जाती हैं कि H1 का टैग ओपन होगा, उसमें वैल्यू आएगी, उसके बाद H1 का टैग क्लोज होगा। इसी तरह से H2, H3, H4 ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन अगेन ये तब आपको चाहिए होता है जब आप HTML में काम करते हैं। सवाल ये है कि इसको अगर हम
लिखना चाहें तो हम कैसे लिखते हैं। उससे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा कि लाइव एक एग्जांपल ले लेते हैं कि वेबसाइट के ऊपर या पेज के ऊपर ये हेडिंग्स किस तरह से नजर आती हैं। तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा डिजी स्किल्स की वेबसाइट की ही कि किस तरह से हमें पेज का लेआउट नजर आता है और उसमें हेडिंग्स कहाँ कहाँ पर लगी हुई हैं। आइए देखते हैं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने डिजी स्किल्स की वेबसाइट ओपन की है। इसमें आप देखेंगे कि ऊपर हेडर है, नीचे मेन्यू है, फिर ये वीडियो चल रही है, उसमें सेक्शंस बने हुए हैं। कंटेंट जो है डिफरेंट सेक्शन में उन्होंने ब्रेक किया हुआ है और ऐसा ऐसा जो है वो डिफरेंट इमेजेस के साथ और डिफरेंट सेक्शन के साथ आपको कंटेंट डाइजेस्टेबल बनाया हुआ है ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें। इसमें हेडिंग्स कहाँ पे हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सक्सेस स्टोरीज लिखा हुआ है ये बेसिकली एक हेडिंग है और उसके बाद ये पॉपुलर कोर्सेज लिखा हुआ है ये भी एक हेडिंग है। उसी तरह से अगर आप नीचे जाते जाएंगे तो ये न्यूज़ एंड इवेंट्स भी हेडिंग है और फिर विजन एंड मिशन ये भी हेडिंग्स हैं। लेकिन आप ये देखेंगे कि विजन और मिशन एक ही तरह की दो हेडिंग्स हैं। ये हो सकता है कि H3 है और ये न्यूज़ एंड इवेंट्स और ये ऊपर जो पॉपुलर कोर्सेज हैं ये एक ही तरह की 2 से 3 डिफरेंट हेडिंग्स हैं जो कि विजन और मिशन से डिफरेंट हैं। सो पॉसिबिलिटी है कि ये H2 होंगी या H4 होंगी। आप इसको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इनको ऊपर राइट क्लिक करें तो आप इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं। ये इंस्पेक्ट से भी आपको सोर्स कोड नजर आता है। ये राइट साइड पे आपको सोर्स कोड नजर आ जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे ये H2 नजर आ रहा है इस वक्त पॉपुलर कोर्सेज में। लेकिन अगर आप इसको सोर्स में देखना चाहें तो हम वैसे ही इसको मैं कॉपी करूंगा और फिर मैं राइट क्लिक करूंगा, व्यू पेज सोर्स में जाऊंगा और यहाँ पर मुझे जब इसका सोर्स कोड लोड हो जाएगा मैं Ctrl+F करके फाइंड करूंगा अपना टेक्स्ट और मैं यहाँ पर उसको पेस्ट जब करूंगा तो वो मुझे बता देगा कि ये पूरे HTML में ये कंटेंट कहाँ पर पब्लिश्ड है। सो आप देख सकते हैं कि इस रो में ये जो कंटेंट है H2 ये बिल्कुल उसी तरह से विजिबल है जैसे हमें फ्रंट पे नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर ये आपको नजर आ रहा है कि ये H2 है ना कि H3 या H1 या कोई और हेडिंग है। इसी तरह से अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हम ये देख लेते हैं कि विजन और मिशन ये H1 या H2 या H3 इसमें क्या लगा हुआ है। मैं इसको चेक करके इंस्पेक्ट किया तो आप इंस्पेक्ट में देख सकते हैं कि ये भी H2 है लेकिन इनकी डिजाइन डिफरेंट है। सो हेडिंग्स में आप नॉर्मली कीवर्ड्स स्प्रेड कर सकते हैं। अगर मैं इसी की एग्जांपल लूँ तो जहाँ पॉपुलर कोर्सेज लिखा हुआ है वहाँ पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेज भी हो सकता था, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि अगर डिजी स्किल्स अगर ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऑनलाइन कोर्सेज एक कीवर्ड हो सकता है जो यहाँ पर ऐड हो सकता है। तो अगर इसकी ऑप्टिमाइजेशन करना चाहें तो मैं ये चाहूँगा कि हम यहाँ पर एक ऑनलाइन का वर्ड ऐड कर दें ताकि अगर पॉपुलर कोर्सेज की बजाय पॉपुलर ऑनलाइन कोर्सेज लिखेंगे तो गूगल को ये लगेगा कि ये वेबसाइट ये पेज जो है ये ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में है। जैसे कि आपने देखा कि डिजी स्किल्स के ऊपर वो जो पेज डिवाइडेड था और डिफरेंट हेडिंग्स में था, उसमें कहीं पर H2 तो कहीं पर H3 यूज हो सकता था। H1 हमने नहीं देखा, हमने बाकी हेडिंग्स नहीं देखी, लेकिन ये मैटर नहीं करेगा। ये मैटर तब करेगा जब आप किसी वेबसाइट की SEO करेंगे और अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ मिसिंग है, H1 नहीं है, तो आप अपने क्लाइंट से कहेंगे या आप अपने डेवलपर से कहेंगे कि उसमें H1 डालें। अगर आपको ये लगता है कि उसमें H2 या H3 ज़्यादा दफ़ा यूज़ हुआ है तो आप उसको चेंज करवा सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली गोल हमारा ये है कि जब भी हम हेडिंग यूज़ करें उसके अंदर हम प्रॉपर कीवर्ड्स यूज़ करें और ये कीवर्ड उसी ग्रुप में से आएंगे जो हमने फर्स्ट टाइम इसको असाइन किया था। और आप तब देख सकेंगे कि जहाँ पर अगर एक वर्ड एक तरह से लिखा हुआ है उसको अगर आप थोड़ा सा डिफरेंट करके, थोड़ा सा लंबा करके या उसमें कीवर्ड घुसाने की कोशिश करें तो वो एक अच्छी आपकी ऑप्टिमाइजेशन प्रैक्टिस होगी जिससे गूगल आपको फिर रैंक करने में जो है ऊपर आपको लेकर आएगा। अगर आप ये हेडिंग्स को मिस कर देंगे, अगर इसमें आप कंटेंट या कीवर्ड्स नहीं ऐड करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी SEO में आपको वो रैंकिंग या वो नंबर ना मिले जो आप इस हेडिंग से विन कर सकते थे। अगर आपका इत्तेफाक हुआ उर्दू पढ़ने का तो किसी शेर की जब तशरीह की जाती है तो उस्ताद सा कहते थे कि आप अपनी तशरीह को सेक्शन में छोटे छोटे डिवाइड करें और उसकी हेडिंग्स बनाएं ताकि पढ़ने वाले को या एग्जामिनर को आसानी हो वो तशरीह पढ़ने में और उसके बाद वो आपको अच्छे नंबर दे सके। अगर आपका इत्तेफाक नहीं भी हुआ तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन ये बात आपको समझ लेनी चाहिए कि जब भी आप कंटेंट की बात करते हैं तो जितना लेंथी कंटेंट होगा वो उतना बोरिंग भी हो जाता है, लोगों का इंटरेस्ट लूज हो जाता है और पढ़ना इटसेल्फ एक हैबिट नहीं है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें चाहते हैं कि वो देख के उनको डिसाइड कर लें, इसलिए जो पढ़ाई है वो थोड़ा सा तंग करती है लोगों को। हमने पहले जिक्र किया कि गूगल लेंथी कंटेंट पसंद करता है, लेकिन चैलेंज ये है कि लोग लेंथी कंटेंट पसंद नहीं करते हैं या वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेंथी कंटेंट लोग छोड़ जाते हैं। तो जितना कंटेंट लंबा होगा उतना मसला ये पॉसिबल है कि
वो शायद आपकी वेबसाइट पे ना रुकें या शायद आपकी वेबसाइट ना पढ़ें। सो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप अपने कंटेंट को डिवाइड कर सकते हैं ताकि वो इंटरेस्ट उनका उसमें रहे। सो सबसे पहली चीज़ तो अंडरस्टैंड कर लें कि लंबे कंटेंट से यानी कि लेंथी कंटेंट से नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। सो आपको तकरीबन 4 बड़े नुकसान हो सकते हैं। एक तो ये कि जिस तरह से अगर टेक्स्ट बहुत लंबा होगा, अव्वल तो लोग पढ़ना शुरू ही नहीं करेंगे। अगर वो पढ़ना शुरू कर देंगे तो उन थोड़ी देर बाद वो बोर हो जाएंगे अगर उनको इंटरेस्टिंग ना लगा, और वो पॉसिबिलिटी है कि वो आपकी वेबसाइट छोड़ के जा सकते हैं। दूसरा नुकसान ये हो सकता है कि वो जितना ज़्यादा जिस तरह से वेब के ऊपर देख के पढ़ना उसको स्क्रीन के ऊपर वो काफ़ी स्ट्रेसफुल हो सकता है, काफ़ी जोर पड़ सकता है आपकी आंखों में। तो अक्सर लोग अगर इस चीज़ से तंग आ जाएं तो वो इस बात से भी छोड़ देते हैं कि उनको पढ़ने के लिए जोर लगाना पड़ता है और वो टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल भी क्या कहते हैं पढ़ने के काबिल नहीं होता। तीसरा, विजिटर आपकी वेबसाइट छोड़ के जा सकता है अगर उसने आपकी वेबसाइट पढ़ी ही नहीं है। अगर आप वो देखेगा कि ये तो इतना लंबा कंटेंट है, वो शायद पढ़े ही ना, तो आपको छोड़ के चला जाएगा बिल्कुल ही। तो आपको मौका ही नहीं देगा कि आपकी प्रोडक्ट को जज करे, क्योंकि अगर वो कंटेंट को देख कर ही चला गया तो मे बी वो आपकी प्रोडक्ट को जज ही नहीं कर पाएगा। सो आपने ये अवॉइड करना है कि यूज़र कहीं इस तरह से छोड़ के आपको ना चला जाए। चौथी चीज़ ये कि जब आपको लोग छोड़ के जाना शुरू हो जाएंगे तो आपकी रिटेंशन रेट कम हो जाएगी। रिटेंशन का मतलब ये है कि कितने लोग आपकी वेबसाइट पे आते हैं और कितने लोग रुकते हैं। रिटेन करना बहुत ज़रूरी है यूज़र्स को। अगर आपने मेहनत की है, एसईओ बेहतर की है, लेकिन कंटेंट की वजह से वो छोड़ के जा रहे हैं, तो ये मसला है जिसको बड़ी आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। सो इन सब प्रॉब्लम्स का एक हल है, वो ये कि आप अपने लेंथी कंटेंट को डिवाइड कर लें सेक्शंस के अंदर। सो अगर आपने एक आर्टिकल भी लिखा है तो कोशिश ये करें कि उन आर्टिकल्स के अंदर आप सेक्शंस बना लें और उन सेक्शंस को आप हेडिंग्स के साथ डिवाइड कर दें ताकि यूजर्स को पढ़ने में आसानी हो। उस सेक्शन जब पढ़ना शुरू कर देगा तो वो कंटेंट जो है उसके लिए रीड करना, उसको डाइजेस्ट करना, उसको हजम करना आसान हो जाएगा। सो आप हेडिंग्स बना सकते हैं ताकि वो कंटेंट आप डिवाइड कर लें। फिर आप जिस तरह से एक वर्ड डॉक्यूमेंट में आप चेकलिस्ट बनाते हैं, कभी ऑर्डर्ड या कभी अनऑर्डर्ड, आप नंबर लिस्ट बना लें ताकि अगर कोई आपने लिस्ट की बात की है तो उसको लिस्ट फॉर्मेट में लोग पढ़ेंगे तो वो डाइजेस्ट करना आसान है, क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो उस तरह से उनको पिक करता है कि छोटी चीज़ें हम जल्दी से डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, इस तरह से करते करते वो पॉइंट पढ़ता चला जाएगा और उसको मसला भी नहीं होगा कि उसकी आंखों में जोर पड़ रहा है या उसको इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा। फिर आप अपने लेंथी कंटेंट को सेक्शन में जहाँ डिवाइड कर रहे हैं वहाँ पर आप इमेजेस में भी उसको डिवाइड कर सकते हैं। सो आप हर सेक्शन के बाद या हर दूसरे तीसरे सेक्शन के बाद एक इमेज डाल देंगे तो यूजर का वो एक फ्लो ब्रेक होगा, उसको बहुत ज़्यादा कंटेंट लंबा एकदम से नज़र नहीं आएगा, उसको लगेगा कि इस कंटेंट थोड़ा सा है ये तो मैं भी कर लूँगा, करते 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 वो सारा कंटेंट पढ़ जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एक और काम भी आप कर सकते हैं जो गूगल पसंद भी करता है, वो है आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स बिल्कुल आपकी किताब की तरह है। जिस तरह किताब जब स्टार्ट होती है तो उसमें शुरू में आपके पास कंटेंट्स होते हैं, वो कंटेंट्स आपको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कि कौन सा चैप्टर किस पेज के ऊपर है। यही काम आप वेबसाइट के ऊपर भी कर सकते हैं। अगर आपका कंटेंट बहुत लंबा है तो कोशिश ये करें कि उनको टेबल ऑफ कंटेंट्स दिखा दें, और जब आप टेबल ऑफ कंटेंट्स उनको दिखाएंगे तो यूज़र क्या करेगा कि उस जिस सेक्शन को वो पढ़ना चाहता है उस पर वो क्लिक करेगा और उस पर सीधा नीचे चला जाएगा। अगर वो नहीं भी उस सेक्शन को पढ़ना चाहता है, वो शुरू से लेकर आखिर तक ही पढ़ना चाहता है, कम से कम उससे टेबल ऑफ कंटेंट से ये समझ आ जाएगी कि इस टॉपिक में क्या क्या है और इस टॉपिक के अंदर हमने कैसे कैसे फ्लो बनाया हुआ है, टॉपिक नंबर 1 क्या है, टॉपिक नंबर 2 क्या है, और किस तरह से आपका कंटेंट प्रोग्रेस होता है। सो उसको ये जब पहले वो मेंटली प्रिपेयर्ड होगा कि मैं एक लंबा कंटेंट पढ़ने जा रहा हूँ, फिर आपने उसको सेक्शन में डिवाइड भी किया होगा, फिर आपने इमेजेस भी यूज़ किए होंगे, इससे क्या होगा कि अल्टीमेटली आपका यूज़र जो है वो ज़्यादा कंटेंट पढ़ेगा, उसको पढ़ना आसान होगा, वो बोर भी नहीं होगा और वो आपकी वेबसाइट पर रुका रहेगा। और जैसे ही वो आपकी रिटेंशन उसकी बढ़ जाएगी तो पॉसिबिलिटी है कि वो आपसे सेल्स भी बढ़ जाएंगी। सो जब हम लेंथी कंटेंट की बात करते हैं तो एक चैलेंज खड़ा हो जाता है कि कितना लेंथी और किस तरह का कंटेंट। सो अगर आप बोरिंग कंटेंट लेंगे, ऊपर से लेके नीचे तक सिंपल प्लेन टेक्स्ट होगा, वो पैराग्राफ्स में आपको नजर आएगा, तो वो जो कंटेंट है वो यूजुअली वेब मॉडल में वो सक्सेसफुल नहीं है। अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं कि वो लंबे हों और वो पढ़ते आप चले जाते हैं जिसमें ब्रेक नहीं होती। लेकिन अगर आप वेब कंटेंट की बात कर रहे हैं तो हमें कोई मजबूरी नहीं है कि हम उसमें हेडिंग ना डालें, हमें बल्कि अच्छी बात है कि हम हेडिंग्स डालें, कंटेंट को ब्रेक करें ताकि लोग जो हैं वो आराम से वो सेक्शन पढ़ सकें जो उनको पढ़ना है, और वो सेक्शन मतलब सेक्शन बाय सेक्शन करते करते सारा कंटेंट ही पढ़ जाए।
जब हम कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं तो हमने ये देखा कि हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं और वही कीवर्ड रिसर्च करने के बाद हम ग्रुप्स बनाते हैं और ग्रुप्स को हम अपने कंटेंट में यूज़ करते हैं। लेकिन गूगल सिर्फ आपके कीवर्ड्स को ही नहीं देख रहा होता, वो पूरे कंटेंट को देख रहा होता है। इन पूरे कंटेंट में हमने सिर्फ अपने कीवर्ड्स यूज़ नहीं करने। अच्छी एसईओ तब होती है जब आप कीवर्ड्स तो यूज़ करते ही हैं, जो कि प्रोमिनेंटली हमने डेंसिटी उसकी मेंटेन करनी है, लेकिन आप अपने कीवर्ड्स को सपोर्ट करने के लिए कुछ रिलेटेड वर्ड्स भी यूज़ करते हैं। वो रिलेटेड वर्ड्स बेसिकली LSI वर्ड्स कहलाते हैं। LSI का मतलब लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्स। ये बेसिकली इंग्लिश की एक रिटर्न जो है, ये एल्गोरिथम है कि वो जब गूगल मेजर करता है आपको, वो इस बात को अंडरस्टैंड करता है कि किस तरह से आपने एक चीज़ की बात की और उस चीज़ से दूसरी चीज़ जुड़ी हुई है। सो लोग LSI को यानी कि लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्स इन वर्ड्स को कंफ्यूज करते हैं सिनोनिम्स के साथ। सिनोनिम्स का मतलब डिफरेंट है। सो फॉर एग्जांपल हमारे मोबाइल स्टोर की एग्जांपल में मैं अगर मोबाइल मार्केट प्लेस या मैं मोबाइल स्टोर की जगह अगर मैं मोबाइल मार्केट प्लेस लिखूं तो वो सिनोनिम के तौर पे काउंट हो सकता है कि एक वर्ड की जगह दूसरी वर्ड जगह ले सकता है। लेकिन अगर मैं सिर्फ मोबाइल फोन्स की बात करूं तो साथ जब आप बात करते हैं मोबाइल फ़ोन की तो गूगल इतना अंडरस्टैंड करता है कि अगर आप मोबाइल फ़ोन्स की बात कर रहे हैं तो उसमें एंड्रॉयड की बात भी हो सकती है, उसमें iOS की बात भी हो सकती है। जब आप iOS की बात कर रहे हैं तो उसकी कंपनी यानी कि एप्पल की बात भी हो सकती है। सो ऐसे कीवर्ड्स जो नॉर्मली जो है वो एक दूसरे के साथ पाए जाते हैं, उनको आप लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्स वर्ड्स बोलते हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि गूगल इससे भी जज करता है कि आपका पेज किस बारे में है। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर आप बात कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन्स की, तो जहां पर मोबाइल फ़ोन्स की बात हुई वहां एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर की बात हुई, वहां पर iOS की बात भी हो सकती है, वहां पर एप्पल मोबाइल फ़ोन की बात भी हो सकती है। सब मोबाइल फ़ोन का मतलब ये है कि वो एक सर्टेन कैटेगरी से रिलेटेड है और सर्टेन कैटेगरी में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। मोबाइल फ़ोन से हट के हम अपैरल में बात करते हैं। गारमेंट्स में अगर आप देखें, जहां कुर्ते की बात हो रही है तो वहां पजामे की बात भी हो सकती है। सो अगर आप सिर्फ कुर्ता बेच रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपने पूरे पेज के ऊपर सिर्फ कुर्ता ही वर्ड बार बार यूज करना है। आप कुर्ते के साथ आप गारमेंट्स लिख सकते हैं, आप पजामा लिखेंगे तो वो कुर्ता पजामा एक सेंस बनेगी। गूगल को ये समझने में आसानी होगी कि ये कुर्ता जो बात हो रही है इसमें किस तरह की या किस चीज की बात हो रही है। एक और बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है जिसको बोलते हैं जावा। सो जावा अगर आप लिखें तो जावा बेसिकली इंडोनेशिया में एक आइलैंड का नाम भी है। जावा एक लैंग्वेज भी है जिसको जावास्क्रिप्ट या जावा दोनों बोलते हैं, और फिर जावा कॉफी भी है जो कि लोग पीते हैं। सो जावा जब कोई लिखे तो गूगल कैसे अंडरस्टैंड करे कि जावा लोगों ने कौन सा सर्च किया है। सो बेसिकली इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गूगल बाकी वर्ड्स को भी देखता है। जब आप जावा लिखेंगे, अगर वो आइलैंड की बात हो रही है तो आप टूरिज्म भी लिखेंगे। जब आप टूरिज्म लिखेंगे तो गूगल समझ जाएगा कि ये जावा बेसिकली इंडोनेशिया में जो एक जावा आइलैंड है उसकी बात हो रही है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल जावा के साथ लैंग्वेज बात करेंगे, कोडिंग की बात करेंगे, प्रोग्रामिंग की बात करेंगे, तो गूगल ये समझ जाएगा कि ये जो जावा है ये बेसिकली जावा लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की एक लैंग्वेज है जिसमें प्रोग्राम लिखे जाते हैं। और इसी तरह से अगर आप जावा के साथ कॉफी की बात करें, पीने की बात करें, तो गूगल समझ सकेगा कि जावा जो है ये कॉफी वाला जावा है, ना कि कोई और जावा है। सो हमने ये मेक श्योर करना है कि अगर हम मोबाइल फोन की बात कर रहे हैं तो हम कोशिश ये करें कि हम उससे मिलते जुलते LSI कीवर्ड्स भी निकालें और जो है ना उनको हम उन पेजेस के ऊपर यूज करें। मुझे पता है अब आप ये पूछेंगे कि LSI कीवर्ड्स निकालते कैसे हैं। सो मैं आपके लिए उसके लिए भी एक हमने टूल ढूंढा हुआ है जो मैं चाहूंगा कि अगर आप उसको यूज करेंगे तो आप LSI कीवर्ड उसमें से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मोबाइल फोन लिखूं तो कुछ इस तरह से LSI कीवर्ड्स निकलते हैं। इस टूल का नाम LSI ग्राफ है। ये एक पेड टूल है लेकिन ये कुछ फ्री सर्चेस देता है। इसके अलावा आप और भी टूल्स यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको लाइव डेमो इसी टूल का भी दिखाता हूं ताकि आपको ये समझ आ जाए कि किस तरह से आप इस टूल को यूज करते हुए रिलेटेड कीवर्ड्स यानी कि LSI कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने LSI ग्राफ की वेबसाइट विजिट की है। आप ये वेबसाइट विजिट कर सकते हैं lsigraph.com से, और जब मैं इसके ऊपर जाऊंगा तो मैं यहाँ पे अपना कीवर्ड लिखूंगा जो कि मोबाइल फ़ोन है। आप यहाँ पे जो भी कीवर्ड लिखेंगे उसके अगेंस्ट वो आपको सर्चेस दिखाएगा कि कौन से रिलेटेड कीवर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर क्लिक करूँगा। जब आप इसको वेरीफाई कर लेंगे तो आप यहाँ से जनरेट का बटन प्रेस करेंगे तो वो मोबाइल फ़ोन के अगेंस्ट एक एनालिसिस करेगा और वो आपको बताएगा कि इस वर्ड के साथ
नॉर्मली और कौन कौन से वर्ड यूज़ हो सकते हैं। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर मैंने मोबाइल फ़ोन लिखा तो वो मुझे पॉसिबली LSA कीवर्ड दिखा रहा है, जिसमें हाउ टू मेक अ मोबाइल, सैमसंग मोबाइल, सैमसंग फ़ोन, मोबाइल फ़ोन्स फॉर सेल, चीप मोबाइल्स, मतलब डिफरेंट वर्ड जो ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ यूज़ होते हैं वो सब दिखा रहा है। अगर आप इसको स्क्रॉल करते जाएंगे तो काफ़ी आपको डिटेल्स में ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो आप कोशिश ये करें कि जब आप कोई पेज पे मोबाइल फ़ोन के अगेंस्ट ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं वो पेज, तो उसमें ये वर्ड्स भी यूज़ करें। जैसे कि आपने देखा कि LSA ग्राफ के ज़रिए मैंने रिलेटेड वर्ड्स निकाले जो कि LSA कीवर्ड्स कहलाते हैं, और मैं अगर अपना पेज मोबाइल फ़ोन्स के अगेंस्ट ऑप्टिमाइज़ करूँगा तो मैं चाहूँगा कि मैं इन कीवर्ड्स को भी यूज़ करूँ, ताकि गूगल को ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि अगर मैं मोबाइल फ़ोन्स की बात कर रहा हूँ तो मैं मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड और भी वर्ड्स उस पर यूज़ कर रहा हूँ। ये नेचुरल बिहेवियर में भी ऐसा ही होता है, और गूगल भी यही चाहता है कि अगर आप इसको बिल्कुल नेचुरल वे में ऑप्टिमाइजेशन करें तो वो भी आपको पसंद करेगा, वो भी आपको पिनलाइज या पेनल्टी नहीं डालेगा, क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर आप ज़्यादा जोर लगाएंगे, अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे कंटेंट में कीवर्ड डालने की, तो हो सकता है कि वो आपको पसंद ना करे और वो आपको पेनलाइज करे, ये नहीं कि आपकी रैंकिंग ड्रॉप कर दे। सो आपने ये ध्यान रखना है कि जब आप कोई भी कीवर्ड यूज़ करें उसके आप LSA वर्ड्स भी निकाल लें। कोई भी आप फ्री टूल यूज़ कर सकते हैं और उस तरह से आप LSA वर्ड्स यूज़ करके अपने पेज में उसको उसी तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि जब आप कीवर्ड सर्च कर लेते हैं तो उसके बाद कंटेंट में आप उसको यूज़ कैसे करते हैं। अब यहाँ पर अक्सर लोग ये परेशान हो जाते हैं कि जी हमें तो कंटेंट लिखना नहीं आता, तो हम कंटेंट कैसे क्रिएट करें। तो पहले तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि कंटेंट राइटिंग SEO का काम नहीं होता। कंटेंट राइटिंग करवानी पड़ती है, इसके लिए प्रोफेशनल राइटर्स हायर करने पड़ते हैं। तो जब भी आप SEO करें तो मेक श्योर करें कि आप ये क्लाइंट को क्लियर कर दें कि कंटेंट या तो आप किसी से लिखवाएंगे या वो किसी से लिखवा के देगा। कंटेंट राइटिंग बहुत ज़रूरी है SEO के लिए, लेकिन ये आपकी जॉब नहीं है। लेकिन अगर आप कंटेंट राइटर ढूंढने जाएं तो अक्सर अच्छे कंटेंट राइटर मिलते भी नहीं, और अगर अच्छा मिल भी जाए तो उसको चेक कैसे करना है कि वो उसने कंटेंट ठीक लिखा है और उसमें कीवर्ड जो आपने यूटिलाइज़ करने थे वो प्रॉपरली यूटिलाइज़ किए भी हैं कि नहीं। तो इस सब का आसान तरीका ये है कि बेसिकली आप राइटर से कंटेंट लिखवाएं और अपने पास इतनी सलाहियत रखें कि आप उसको ऑप्टिमाइज़ करना सीख जाएं। जितने भी ऑन पेज के फैक्टर्स हैं वो आप कंटेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, और उसमें जो भी कंटेंट रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं वो मैं आपको भी प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि कैसे आप एक सिंपल कंटेंट को अपना SEO फ्रेंडली कंटेंट बनाते हैं। इसमें अक्सर तो अगर आपको अच्छा राइटर मिल जाए जिसको SEO का पता हो तो वो आपको ऑप्टिमाइज़ करके ही भेजता है, और वो आपको उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और आप उसको डायरेक्टली पब्लिश भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास राइटर अच्छे नहीं हैं तो उसको अगर आप कीवर्ड देंगे तो प्रॉब्लम अक्सर ये भी हो जाती है कि वो एक्चुअली कंटेंट भूल जाते हैं, वो कीवर्ड में फंस जाते हैं और कीवर्ड को एडजस्ट करने की कोशिश करते करते कंटेंट का जो मसला है वो क्रिएट हो जाता है, उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है और वो आपको अपनी मर्ज़ी का कंटेंट नहीं मिलता। तो मैं इस सिलसिले में ऐसा करता हूँ कि अगर मुझे राइटर अच्छा मिल जाए और उस मुझे पता हो कि ये अच्छा लिख सकता है, इसको SEO नहीं आती, तो मैं उसको कहता हूँ कि भाई ये टॉपिक है, इसको बस अपनी मर्ज़ी से टॉपिक को जस्टिफाई करो, टॉपिक के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, टॉपिक पूरा लिखा जाए। जब वो लिख ले, मेरे पास कंटेंट आ जाए तो SEO उसकी मैं खुद कर लेता हूँ, उसमें जो मैंने कीवर्ड्स ऐड करने हैं उसके मैं खुद कर लेता हूँ। कभी हेडलाइन चेंज करनी पड़े, कभी ऐड करनी पड़े, कंटेंट थोड़ा सा रीराइट भी करना पड़े, तो इतनी सलाहियत मैं रखता हूँ कि मैं खुद कर लेता हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप खुद नहीं कर पाते तो ये आपकी जॉब नहीं है, आपने ये करवाना ही होता है। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि किस तरह से मैं एक सिंपल कंटेंट को, जो कि डमी कंटेंट होगा, उसको मैं SEO फ्रेंडली बनाऊंगा। ये डमी कंटेंट याद रखिएगा कि आपको एक्चुअल कंटेंट मिलेगा, मैंने डमी यूज़ किया ताकि आपको कंटेंट में आपकी टेंशन ना हो, आपकी ऑप्टिमाइजेशन में टेंशन हो। आप डमी कंटेंट के ऊपर जब सीख लेंगे तो एक्चुअल कंटेंट के ऊपर भी आपने यही प्रोसेस फॉलो करना है। तो मिसाल लीजिए कि मेरे पास ये एक आर्टिकल आया है जो कि एक राइटर ने लिख के मुझे भेजा, और उसके अगेंस्ट जो मैंने इसको कीवर्ड प्रोवाइड किए थे वो उसने आखिर में लिखे हुए हैं। मैंने उसको बताया था कि जी ऑनलाइन कोर्सेज, SEO कोर्सेज या फ्री ऑनलाइन कोर्सेज या शॉर्ट कोर्सेज। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने मिसाल ली है कि अगर हमने इस कीवर्ड के अराउंड किसी को कंटेंट राइटर को भेजा हो तो वो कैसे भेजेगा। तो वो आपको जब लिख के भेजेगा तो उसका एक टाइटल होगा और उसमें नीचे एक कंटेंट होगा। मैंने तो डमी कंटेंट यूज़ किया, लेकिन आप एक्चुअल कंटेंट जो आपको मिलेगा आप उसको देखेंगे। आपने इंश्योर करना है कि आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है, जिसमें ये ऑनलाइन कोर्सेज जो है ये मेरा प्राइमरी कीवर्ड है, ये कितनी दफ़ा रिपीट हुआ और ये कहाँ कहाँ पर यूज़ हुआ है। तो मैंने फ़िलहाल तो कहीं यूज़ नहीं किया, क्योंकि हो सकता है कि आपको ऐसा कंटेंट मिले जिसमें बिल्कुल भी कुछ ना हो। तो मैं ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपको मैं समझाऊँ कि किस तरह से आप इसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन
अगर आपके पास अच्छा राइटर है, उसको एसईओ आती है, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उसमें उम्मीद है कि वो आपको ऑलरेडी ऑप्टिमाइज़ करके भेजेगा। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये कंटेंट की जो ऑप्टिमाइजेशन है वो कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे हुई हुई है। आपने हर कंटेंट को पहले चेक करना ही होता है। तो अगर मैं टाइटल को देखूँ तो देखें कि मुझे उसने जो टाइटल दिया है वो एसईओ कोर्सेज बाय उस्मान लतीफ़, उसने इसके ऊपर पूरा आर्टिकल लिखा होगा। तो मुझे ये टाइटल ठीक नहीं लग रहा, मैं इसको बेहतर करने की कोशिश करूँगा। तो मैं इसको लिखता हूँ बेस्ट ऑनलाइन एसईओ कोर्सेज बाय इन पाकिस्तान बाय उस्मान लतीफ़। ठीक है। तो अगर आपको टॉपिक अच्छा ना मिले तो आप उसको रीराइट भी कर सकते हैं, उसमें अपने कीवर्ड्स ऐड कर लें, बाकी उस राइटर की जो आपने राइटिंग यूज़ करनी है आप बेसिकली उसी फॉर्मेट में रहने दें, लेकिन कीवर्ड्स आप एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे अगर जाएँ तो यहाँ पर अगर आपने देखना है कि पहले पैराग्राफ में कहीं कीवर्ड यूज़ हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं यूज़ हुआ तो आपने इंश्योर कर लेना है कि पहली लाइन में या पहली लाइन के शुरू में पहली 2 लाइनों के अंदर आपने कहीं ना कहीं कीवर्ड यूज़ करना है। बेहतर तो यह है कि आप पहली लाइन में ही यूज़ कर लें। तो यहाँ पर मैं अगर नहीं मिलता तो यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ ऐड करने की। लर्निंग एसईओ इज़ हार्ड एंड यू नीड प्रॉपर एसईओ कोर्स टू लर्न इट प्रॉपर इफेक्टिवली। ठीक है। तो अगर राइटर ने जो भी बात लिखी थी उसमें मुझे लगा कि इस लाइन की गुंजाइश थी, तो मैंने उसके कंटेंट को छेड़े बगैर अपनी एक लाइन लिख ली और उसमें मैंने अपने कीवर्ड को यूज़ कर लिया, जिसमें मैंने एसईओ कोर्सेज़ के या ऑनलाइन कोर्सेज़ के वर्ड्स को मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपने क्या कंटेंट लिखवाना है और उसमें आपने उसको कौन से कीवर्ड आपने ऑप्टिमाइज़ करने हैं। तो मैं अपने कीवर्ड को यहाँ पर आपको सिर्फ हाईलाइट करने के लिए इसको, ये देखें मैंने कीवर्ड हाईलाइट कर दिया ताकि आपको याद रहे कि मैंने कहाँ पे ये कीवर्ड लिखा है। इसके अलावा आपने मेक श्योर करना है कि आपकी कीवर्ड की जो डेंसिटी है वो 12 कहीं ना कहीं यूज़ हुआ हो। तो फॉर एग्जांपल मैंने एसईओ कोर्सेज़ या ऑनलाइन कोर्सेज़ को ही कहीं ना कहीं यूज़ करना है, तो आप इसको रिपीट करेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं आप उसको अपनी छोटी छोटी अपने ब्लर्ब्स ऐड करके, ब्लर्ब्स बेसिकली छोटे जुमले को बोलते हैं, तो आप इसमें सिंपल सी ये लाइंस ऐड करके अपने कंटेंट को कीवर्ड फ्रेंडली कर सकते हैं। तो आपने मेक श्योर करना है कि पहले तो प्राइमरी कंटेंट की डेंसिटी मेंटेन करें। डेंसिटी आपको पता होगी कि हमने 1 से 3% या 3 से 5% के बीच में आप जो भी आपको मुनासिब लगता है उसमें आपने रखनी है। उस डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए आप उसको बारहा रिपीट करेंगे, उसमें कहीं ना कहीं आप कंटेंट के वो आर्ट अपने कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स आप बिला वजह यूज़ नहीं कर सकेंगे, आपको प्रॉपर जुमले लिखने होंगे। और अगर आपको लगे कि हेडिंग्स उसने नहीं डाली आपके राइटर ने, तो आप छोटी सी हेडिंग्स खुद भी लिख लें। तो फॉर एग्जांपल इज़ लर्निंग एसईओ ऑनलाइन आर ऑनलाइन कोर्सेज वर्थ इट। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने खुद से सवाल पूछा जिसका जवाब ऑलरेडी राइटर ने आपके नीचे दिया होगा। इसके अंदर भी आपका जो कंटेंट का कीवर्ड था वो आपने ऐड कर लिया। तो एक मेरे पास, ये तो मैंने बोल्ड किया है, इसको हम बोल्ड नहीं बल्कि इसको H2 करेंगे। ये जो मेरा ऊपर वाली हेडिंग थी बेसिकली ये H1 होगी। ठीक है। तो ये वेबसाइट में जब लगेगा तो फॉर्मेटिंग इसकी ये नहीं होगी, मैं तो गूगल डॉक में आपको सिर्फ वर्ड में दिखा रहा हूँ। नीचे आप जाएंगे, देखिए मैंने एक हेडिंग ऐड कर ली, ये H2 थी, इसके आगे मैं H2 लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि मैंने ये क्या लिखा है। उसके आगे हम H1 वो नहीं, यानी कि टाइटल या H1 वो ऊपर लिखा हुआ है। अगर आपने 2-3 हेडिंग्स और भी ऐड करनी है तो आपके पास पूरी पॉसिबिलिटी है। आप हर पैराग्राफ से पहले जो है आप उसको H2 हेडिंग मैंने और डालनी है तो उसको भी मैं ऐड कर सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है। वाई शुड वी लर्न ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है। तो मैंने उसको एक और सवाल पूछा और इसी के नीचे इसका जवाब लिखा होगा और ये भी मैंने आपको हाईलाइट करके दिखा दिया। तो इसी तरह से आप इसको पूरा सेलेक्ट कर लें और ये H2 इसको कर दें, तो ये जब पब्लिश होगा वेबसाइट में तो ये इस तरह से आपका कीवर्ड ऐड होगा। तो ये आप इसी तरह इसको पूरा ऑप्टिमाइज़ करते जाएंगे। इसके बाद हम इसमें अक्सर होता है ये कि हमने इसको बोल्ड करना होता है, टैली करना होता है, तो कहीं अगर जिक्र होता है कीवर्ड का तो आप उसको सेलेक्ट करके उसको बोल्ड कर लें, यानी कि ये आपका ये बोल्ड ये ये कंटेंट जो है ये प्रोमिनेंट हो जाएगा। अगर आपने कहीं और इसको एक दफ़ा अंडरलाइन करना है तो आप उसको वो भी कर सकते हैं। तो लेट्स से मेरा कीवर्ड यहाँ कहीं रिपीट होता है तो मैं इसको एक दफ़ा अंडरलाइन भी कर दूंगा और एक दफ़ा उसको मैं लेट्स से यहाँ पर कहीं आता है तो उसको मैं
इटैलिक भी कर सकता हूँ। इससे गूगल को हिंट्स मिलते हैं कि आपके इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स हैं वो क्या हैं, और उसके अगेंस्ट इसको वो रिकग्नाइज करने की कोशिश करता है। और यूज़र्स को भी, अगर आपने किसी प्रॉपर जगह पे प्रॉपर तरीके से इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन किया है, तो यूज़र को भी लगता है कि यहाँ पर आप एम्फेसाइज कर रहे हैं इसके ऊपर और ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसमें फिर एक और चीज़ भी आती है कि लेट्स से अगर आपने कहीं पर भी बुलेट की गुंजाइश बनती है तो आप उसको बुलेट्स में कोई ना कोई टॉपिक्स ऐड कर लें। मैं इसमें लेट्स से ऐड करता हूँ कि जी टिप नंबर 1, ठीक है, लर्न एसईओ प्रैक्टिकली, ठीक है। इसी तरह से अगर टिप नंबर आपने 2 देनी है, जो भी आपने मतलब जो भी कंटेंट है आपका, उसमें आप मेक श्योर करें कि आपकी सेंस डेवलप होनी चाहिए। हाउ टू सॉरी फाइंड बेस्ट एसईओ कोर्सेज या ऑनलाइन कोर्सेज, जो भी आपने कीवर्ड यूज़ करना ऑनलाइन, ठीक है। एंड इसी तरह से आप इसको एट्सेट्रा आप अपने एग्जांपल्स में बुलेट्स में भी ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने एक एसईओ कोर्सेज का कंटेंट ये यूज़ किया है, और उसके बाद मैंने ऊपर यहाँ पर लर्न एसईओ, जो कि एक एलएसई कीवर्ड हो सकता है, इसको मैंने यहाँ पर इसको भी यूज़ किया है, ठीक है। तो ये आपके सामने पहले जब कंटेंट आया था वो कैसा था, और ये जो अब मैंने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ किया ये कैसा है। इससे क्या फ़ायदा होगा, जब आप ये सीख लेंगे तो अगर ये काम आपके राइटर ने नहीं करके दिया आपको, वो ऑफ कोर्स हाईलाइट नहीं करेगा, लेकिन आपने फाइंड कर लेना है कि आपके प्राइमरी कीवर्ड की डेंसिटी, आपके बाकी जो कीवर्ड्स हैं वो कम से कम 2-2, 3-3 दफ़ा रिपीट हो रहे हैं या एक दफ़ा रिपीट हो रहे हैं, उनकी डेंसिटी। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट जगह पे कीवर्ड्स आ रहे हैं, यानी कि आपके टाइटल में, आपकी हेडिंग्स के अंदर और आपके बुलेट पॉइंट्स के अंदर। उसके बाद उसको बोल्ड किया है, इटैलिक किया है, अंडरलाइन किया है, एम्फेसाइज किया। उसके अलावा आपने ये देखना है कि कॉन्टेक्चुअली क्लियर हो रहा है कि नहीं, सारी बातें उसमें आ रही हैं कि नहीं, और यहाँ तक कि आपका पहले पैराग्राफ में और यहाँ तक कि आखिरी पैराग्राफ में भी कोशिश करें कि उसको आप यूज़ करें अपने कीवर्ड को, ताकि आपकी जो ऑप्टिमाइजेशन है वो बेहतरीन तरीके से हो सके। तो यहाँ पर भी मैं ऑनलाइन कोर्सेज या एसईओ कोर्स लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपने जो भी कीवर्ड की सेंस डेवलप होगी आपने खुद कर लेना है। ये मैंने इसलिए सिखाया आपको कि अक्सर आपको राइटर अच्छे कंटेंट शायद ना दें। अगर क्वालिटी ख़राब है कंटेंट की तो आपने वापस भेजना है, कंटेंट दोबारा लिखवाना है। अगर आपको खुद पॉइंट्स नहीं समझ आ रहे, बुलेट्स नहीं लिखी जा रही और आपसे हेडिंग नहीं लिखी जा रही, तो आप राइटर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, दोबारा उससे मंगवा सकते हैं। उससे कहें जी मुझे हेडिंग के साथ मेंशन करके दो कि इस सेक्शन में क्या है, इसको ब्रेक डाउन करो। वो राइटर आपको करके देगा, आपने उसको ऑप्टिमाइज़ कर लेना। अगर तो वो अच्छा हुआ, उसको ऐसी आती हुई, तो वो ऐसी ऑप्टिमाइज़ करके देगा। आपने एक दफ़ा चेक कर लेना है और उसको फिर लाइव कर देना है। अगर वो अच्छा नहीं है, जो कि अक्सर हमारे साथ इश्यूज़ होता है कि राइटर अच्छे नहीं मिलते, या मतलब उनको एसईओ नहीं आती, अगर अच्छे राइटर हैं बट एसईओ नहीं आती, तो उसका आसान सा तरीका ये है कि आप उनको कहें कि आप कंटेंट लिखें, वो अच्छा कंटेंट दे देंगे, और उसको ऑप्टिमाइज़ आप खुद भी कर सकते हैं, या ऑप्टिमाइज़ किए हुए कंटेंट को आप चेक भी कर सकते हैं। अगर टाइटल में देखें तो ये हमारा वर्ड जो है ये हाईलाइट हो रहा था, इसमें हमारी लॉन्ग टेल में बेस्ट ऑनलाइन एसईओ कोर्सेज, यानी कि ऑनलाइन एसईओ कोर्सेज भी इसमें कवर हो रहा है, बेस्ट ऑनलाइन एसईओ कोर्सेज भी कवर हो रहा है, बेस्ट ऑनलाइन कोर्सेज भी इसी में कवर हो रहा है। तो ये था जी आपका ऑप्टिमाइज कंटेंट। आई होप कि इससे आपको हेल्प हुई होगी। ये तो आपने देखा कि कैसे मैंने एक सिंपल से डमी कंटेंट के अंदर अपने कीवर्ड्स को एडजस्ट किया और उसको एसईओ फ्रेंडली बनाया। अक्सर तो आपको कंटेंट रेडी मिलेगा जिसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अक्सर आपको कंटेंट बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा प्लेन, जिसमें आपको एसईओ खुद से करनी पड़ेगी। अगेन याद रहे कि कंटेंट राइटिंग आपकी जॉब नहीं है। अगर क्लाइंट आपसे कहता है तो आप उसका बजट मांग सकते हैं, या वो आपको कंटेंट खुद से देगा। आपने अपनी एसईओ करनी है, और अगर आपको लगे कि आपको कंटेंट अच्छा नहीं मिल रहा, तो आपके पास ये राइट है, आप उनको कह सकते हैं कि मुझे कंटेंट अच्छा चाहिए। राइटर आपका है तो दोबारा लिखवा लें, रीफ्रेश करवा लें, कोई सेक्शन चेंज करना है या पूरा आर्टिकल चेंज करना है, वो आपने इंश्योर करना है कि उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि एसईओ जो है वो कंटेंट के ऊपर डिपेंडेंट होती है। आपने उसको सिर्फ ऑप्टिमाइज़ करना है, लेकिन लिखवाना आपने अच्छा है, जज आपने करना है, पर लिखवाना राइटर से है। अभी तक हमने जो बात की वो हमने कंटेंट की तो बात की, लेकिन उसमें हम ज़्यादातर टेक्सचुअल कंटेंट की बात कर रहे थे। टेक्सचुअल कंटेंट तो अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमने जैसे देखा कि अगर लेंथी टेक्सचुअल कंटेंट है तो वो बोरिंग हो जाता है, या वो लोगों को डाइजेस्ट इजीली नहीं होता। सो इमेजेस बेसिकली इसी चीज़ के लिए हेल्प करते हैं, और इमेजेस से स्टोरी बड़ी आसान हो जाती है। आपने कहावत तो सुनी होगी, अ पिक्चर इज़ वर्थ 1,000 वर्ड्स। सो ये कोई बिला वजह ऐसे ही कहावत ही बन जाती, असल में ये बिल्कुल फैक्ट है। सो मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको ये कहूँ
कि एक सैमसंग का एक नया मोबाइल आया है जिसका नाम गैलेक्सी नोट 9 है और उसके ये फीचर्स हैं, उसका कैमरा बहुत अच्छा है और उसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, उसके साथ स्टाइलिश भी है। ये सब चीज़ें अगर मैं आपको बोल के बताऊं या लिख के बताऊं, क्या आप उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं? और अगर इसी तरह से मैं आपको ये बताते बताते साथ में आपको ये फोटो भी दिखा दूं, तो आपको कैसा लगेगा? अब आपको ज़्यादा समझ आएगी या पहले आपको ज़्यादा समझ आ रही थी? सो इमेजेस बेसिकली एग्जैक्टली यही हमें हेल्प करते हैं कि अगर आपने किसी कंटेंट को बेहतर करना है तो आप उसके लिए साथ विजुअल कंटेंट भी देते हैं। सो इमेजेस की अल्टीमेट इंपॉर्टेंस तो यही है, लेकिन इमेजेस की इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है? एसईओ में हम इमेजेस को एज अ ट्रैफिक सोर्स भी लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर मुझे नया मोबाइल चूंकि आया है, मुझे उसकी फोटोज देखनी है कि ये लगता कैसा है। मैंने सुना तो बहुत है, दोस्त कहते हैं कि जी बहुत अच्छा फ़ोन है और सबको लेना चाहिए, या वो इसकी तारीफ कर रहे थे, तो मुझे भी इश्तियाक होगा कि मैं भी देखूं कि कौन सा वो मोबाइल फ़ोन है जो बेसिकली इस कदर पॉपुलर है। सो मैं क्या करूंगा, मैं गूगल पे जाऊंगा और मैं जाके वहां पर लिखूंगा कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 के फोटोज दिखा दूं। सो गूगल जैसे ही मैं ये टाइप करूंगा तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से आपको इमेजेस नजर आ जाएंगे। ये इमेजेस आ कहां से रहे हैं? सो बेसिकली ये इमेजेस आप ही की वेबसाइट से आ रहे हैं, गूगल सिर्फ इनको इंडेक्स करता है आपके लिए। और अगर मैं इसको देखना चाह रहा हूं तो पॉसिबिलिटी है कल मैं इसको खरीदना भी चाहूंगा। सो अगर आप इमेजेस की एसईओ अच्छी करेंगे तो आप भी यहां पर रैंक कर सकते हैं, और जब आप रैंक करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आप ट्रैफिक गेन कर लेंगे। सो बात वहीं पर वापस आती है कि हम जब कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो हमें उसमें यह भी अंदाजा हो जाएगा कि कितने लोग सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 ढूंढ रहे हैं और कितने लोग उसकी सिर्फ फोटोज ढूंढ रहे हैं, और फोटोज के बाद वो अपना डिसीजन शायद ले लें। सो हमें ये देखना है कि अगर हम वेबसाइट अपनी इस तरह की है कोई कि जिसमें हमारे इमेजेस का कंटेंट है, तो इमेजेस हमें डालने हैं और उसको प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज भी करना है। जब बात होती है ऑप्टिमाइजेशन की, तो उसमें हम ये जरूर देखेंगे कि अगर हमने इमेजेस यूज करने हैं, पर उसको इस तरह से हमने नहीं यूज करना कि हम किसी के इमेजेस उठाएं और वापस उन्हीं को अपने कंटेंट बनाकर हम उसमें लगा दें। सो होता क्या है कि डिजिटल में कॉपीराइट्स भी आपको देखने पड़ेंगे। आप सिर्फ अपने इमेजेस लगा सकते हैं, आप किसी का इमेज नहीं लगा सकते, क्योंकि वो कॉपीराइट की वायलेशन होती है और कॉपीराइट की वायलेशन आपने नहीं करनी। आपको, अगर आप अपनी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो आप खुद इमेजेस क्रिएट करें, अपने ग्राफिक डिजाइनर से करवाएं, या आप कोई फ्री टूल्स भी यूज कर सकते हैं जिनसे आप इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप थोड़े प्रोफेशनल हैं, अगर आपको डिजाइन आता है या आपको टूल्स यूज करना आते हैं, तो आप एडोबी फोटोशॉप या इस तरह के दूसरे टूल्स यूज करके इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फोटो इमेजेस हैं, मतलब कि आपने तस्वीर उतारी है किसी सीनरी की या किसी पर्सन की, तो आप अपने कैमरा से उतार सकते हैं ताकि आप किसी और की तस्वीरें लें। आप इंटरनेट से तस्वीरें ले सकते हैं अगर वो कॉपीराइटेड नहीं है। सो आपको जब गूगल में आप सर्च करते हैं तो आप इस तरह के इमेजेस ढूंढ लेंगे जहां पर वो आप लिखा होता है कि ये कॉपीराइट वायलेशन नहीं करते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जो आपको इमेजेस, फ्री टू यूज इमेजेस आपको अलाउ करती हैं। आप नेट पे जाएंगे तो आप इमेजेस सर्च करेंगे और उसमें देख लेंगे कि वो आपको किस तरह की कॉपीराइट अलाउ कर रहे हैं। सो मेक श्योर ये कर लें कि इमेजेस यूज करें। बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ना सिर्फ विजुअल अपील के लिए, आपकी वेबसाइट के कंटेंट के लिए, बल्कि गूगल से ट्रैफिक के लिए भी। लेकिन सिर्फ आपको ये देखना है कि वो कॉपीराइटेड नहीं होने चाहिए। जब हम इमेजेस की बात करते हैं तो हम इमेजेस की टाइप्स की भी बात करते हैं। इमेजेस डिफरेंट टाइप्स के हैं, जिनमें जो पॉपुलर फॉर्मेट हैं वो 3 हैं, जिसमें सबसे पहले जिफ या GIF, फिर PNG यानी कि पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, या JPEG जो कि डिजाइनिंग में या जो फोटोग्राफी में वो यूज होते हैं। ये तीनों इमेजेस अपनी जगह पे अपनी खुसूसियात रखते हैं। आपने ये देखना है कि आपके लिए कौन सा इमेज सबसे बेस्ट है। सो मैं आपको दिखा देता हूं कि फॉर एग्जांपल ये एक इमेज है जिसमें सेम इमेज 3 डिफरेंट क्वालिटीज में है। इन तीनों का साइज भी सेम है, लेकिन सेम साइज होने के बावजूद ये क्वालिटी में डिफरेंट है। सो सबसे जो अच्छा आपको इमेज लग रहा होगा देखने में, वो सबसे नीचे वाला होगा जो कि JPG है, जो कि नॉर्मली हाई ग्राफिक्स के लिए यूज होता है। सो अगर आप प्रिंटिंग प्रेस के लिए जाएं या अगर आपने फोटोज प्रिंट करानी हो तो JPG सबसे अच्छा फॉर्मेट समझा जाता है, क्योंकि इसमें कलर्स और इसमें जो बाकी क्वालिटी है इमेज की वो सस्टेन रहती है, वो आपको प्रिंट में अच्छी क्वालिटी देती है। लेकिन यहाँ पर लोग एक गलती करते हैं। वो गलती ये करते हैं कि हमें
वेबसाइट्स के ऊपर प्रिंट रेडी या प्रिंट टेबल साइज नहीं चाहिए। सो प्रिंट के लिए प्रिंटर्स को आपने हैवी साइज देना होता है, यानी कि बड़ा साइज देना होता है। इसलिए जो आप 12 मेगापिक्सल 8 मेगापिक्सल जो बड़े बड़े कैमराज आप यूज़ करते हैं, उनकी असल में रिक्वायरमेंट प्रिंटिंग के लिए यूज़ होती है। अगर आप स्क्रीन की बात करें, स्क्रीन आपकी छोटी होती हैं, वो हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन हैं, उसमें हाइट और विड्थ एक लिमिटेड होती है, वो आपने प्रिंट नहीं करना होता। सो वेब के ऊपर अगर आप वो बड़े बड़े इमेजेस लगाएंगे जिनका साइज 2 MB से 4 MB बल्कि कभी कभी 10 MB से भी ऊपर चला जाता है, वो आपकी वेबसाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। और वेबसाइट पे हैवी होने का मतलब ये है कि वो यूज़र आपकी वेबसाइट पे रुकेगा नहीं। सो साइज भी फ़र्क पड़ता है, लेकिन अगर आप किसी इमेज का साइज कम करें तो फिर आपको क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। सो पॉइंट ये है कि आपने अल्टीमेटली लाइट वेट इमेजेस यूज़ करने हैं, लेकिन क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। हमें इतनी क्वालिटी चाहिए कि हम उसको प्रॉपरली दिखा सकें, यूज़र एक्सपीरियंस डिस्टर्ब ना हो। और इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि मैं इन तीनों में से अगर साइज सेम है तो क्वालिटी जेपीजी की ज़्यादा है तो मैं जेपीजी इमेज यूज़ करूँगा। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल कोई और इमेज यूज़ करते हैं, लेट्स सपोज कि आपने कोई ऐसा इमेज यूज़ किया जिसके पीछे ट्रांसपेरेंसी आपको नहीं चाहिए थी, तो जेपीजी में या जिफ या GIF में वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ PNG फॉर्मेट में आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड मिलता है, जिसकी वजह से आप अक्सर इमेजेस यूज़ कर लेते हैं। सो PNG को नॉर्मली एक वेब स्टैंडर्ड भी बोला जाता है कि आप अगर वेबसाइट के लिए अगर इमेजेस यूज़ कर रहे हैं तो आप PNG फॉर्मेट में यूज़ करें, लेकिन इसकी कोई शर्त नहीं है। सो अक्सर तो लोग SVG भी अब यूज़ करते हैं, जिसका मतलब है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। SVG इमेजेस असल में वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ पर आपको इमेजेस बड़े करने हो। सो ये नॉर्मली डिज़ाइन जब होते हैं, अगर आपको फॉर एग्जांपल लोगो है, छोटी स्क्रीन पे लोगो छोटा दिखना चाहिए, लेकिन बड़ी स्क्रीन पे लोगो अगर छोटा था, जब वो बड़ा होगा तो वो पिक्सेलेट हो जाएगा, यानी कि वो अक्सर उर्दू में जिससे कहते हैं कि फट जाता है इमेज, तो इमेज आपको फटा हुआ नजर आएगा, उसकी रेजोल्यूशन खराब हो जाएगी। सो SVG इमेजेस जितना मर्जी बड़ा कर लें वो स्केलेबल रहते हैं, वो स्केल होते जाते हैं और वो एक डिफरेंट फॉर्मेट है। ये सारे फॉर्मेट्स अपनी जगह वैलिड हैं, सिर्फ आपने ये देखना है कि आपके लिए कौन सा अच्छा इमेज है या आपकी पर्टिकुलर नीड कौन सी पूरी करता है। सो इसमें ये कभी भी आपने नहीं सोचना कि मुझे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट ही यूज़ करना है, चाहे साइज जितना मर्जी हो जाए। सो आपको मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ कि जैसे कि ये इमेज जिसमें आपको 3 जूते नज़र आ रहे हैं, इसमें आप तीनों में से कौन सा इमेज पसंद करेंगे अगर आप यूज़र हैं। सो आपको सबसे पहला इमेज जो लेफ्ट पे नज़र आ रहा है वो सबसे बेहतर लग रहा होगा। अगर उसकी रेजोल्यूशन कम करें तो वो और कम हो गई है, और अगर बिल्कुल आप रेजोल्यूशन कम करें तो बिल्कुल कम होती जा रही है। सो यूज़र के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस तो पहला इमेज ही दे सकता है, लेकिन आपने ये देखना है कि उस इमेज का साइज़ क्या है। आपको मैं बिल्कुल हरगिज़ नहीं कहूँगा कि आप बीच वाला इमेज ले लें, क्योंकि वो साइज़ में कम होगा लेकिन क्वालिटी में थोड़ा बेहतर होगा। अगर आपको पहला इमेज बेहतर लगता है आप पहला ही लें, लेकिन कोशिश ये करें कि उसका साइज़ छोटा रखें या अपने ग्राफिक डिज़ाइनर से कहकर उसको थोड़ा सा लाइट वेट कर लें, ताकि वो बेहतर इमेज लो साइज में चला जाए, क्योंकि साइज़ एक बहुत बड़ा मैटर है और इस पर काफ़ी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम साइज़ में आपकी वेबसाइट के ऊपर इमेजेस से ही होता है, क्योंकि टेक्स्ट तो टेक्स्ट होता है, वो फ़ौरन लोड हो जाता है। जो आपका एक्चुअल जो वेट होता है पेज का, जो आपका साइज होता है, वो नॉर्मली इमेजेस लेते हैं। और अगर आपकी वेबसाइट ई-कॉमर्स की ऐसी वेबसाइट है जिसमें आपके ऊपर इमेजेस ज़्यादा लगे हुए हैं वेबसाइट के ऊपर, सो आपको काफ़ी इश्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट जल्दी लोड ना हुई तो लोग आपको छोड़ के जाना शुरू हो जाएंगे। सो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि फॉर्मेट आप जो मर्जी यूज़ करें, मेक श्योर करें कि वो दिखने में इमेज अच्छा है और वो लाइट वेट है। अगर आपको सेम इमेज डिफरेंट फॉर्मेट में मिल रहा है लेकिन साइज आपको एक में छोटा एक में बड़ा मिल रहा है, तो उस फॉर्मेट में आप जाएं जो आपको साइज छोटा और क्वालिटी अच्छी दे रहा है। जिस तरह से मेटा टैग्स होते हैं HTML के लिए, जो गूगल पढ़ता है और उनको अपने गूगल सर्च रिजल्ट्स में आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन और URL दिखाता है, उसी तरह से इमेजेस के लिए भी गूगल इंफॉर्मेशन पढ़ता है और उनको हम ऑल्ट टैग्स कहते हैं। जो ऑल्ट टैग्स हैं बेसिकली इनका मकसद क्या है, ये गूगल को इमेजेस के बारे में बताते हैं। और क्योंकि गूगल जब इमेजेस को क्रॉल करता है तो गूगल इमेज के अंदर क्या है उसको डिटेल में नहीं पढ़ सकता। अभी गूगल के मशीन एल्गोरिथम्स एडवांस हो रहे हैं, लेकिन अगर अभी तक के हालात देखें तो गूगल ने अभी ऐसा कुछ नहीं हमें बताया कि इमेजेस के अंदर जो भी होगा गूगल उसको पढ़ेगा भी, उसको इंडेक्स भी करेगा और मे बी उसको
रैंक भी करे या उसकी बेसिस पे एसईओ बेहतर भी करें। सो अभी तक क्या है कि आपको अगर ऑल टैग्स नहीं लगाएंगे तो गूगल आपके इमेज के बारे में नहीं जान सकेगा। ये ऑल टैग्स होते क्या हैं? सो ऑल टैग्स का मतलब बेसिकली ऑल्टरनेट टैग्स हैं। ऑल्टरनेट टैग्स HTML में यूज़ होते हैं कि अगर आपने कोई इमेज लगाया है और इमेज लोड नहीं होता तो आपका उसकी जगह एक ऑल्टरनेट टैग आता है और वो ऑल्टरनेट टैग बेसिकली उसकी इमेज की जगह पर दिखाई देता है ताकि पढ़ने वाले को ये पता हो कि यहाँ पर इमेज किस चीज़ का है या यहाँ पर एक इमेज था। ये ऑल्ट टैग्स या अल्टरनेट टैग्स बेसिकली गूगल भी यूज़ करता है और गूगल इन ऑल टैग्स से ये डिसाइड करता है कि अगर एक इमेज लगा हुआ है तो उस इमेज के अंदर क्या हो रहा है, मतलब वो इमेज किस के बारे में है और वो इमेज में एक्चुअली जब गूगल में कोई सर्च करे तो वो इमेज कैसे रैंक हो सकता है। इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि आप जैसे कि देख सकते हैं ये जो बेसिकली आपके सामने नज़र आ रहा है ये इमेज का एक HTML टैग है। तो अगर आप HTML में इमेज देखें तो वो HTML लैंग्वेज में इस तरह से लिखा हुआ होता है। आपको तो ऑफ कोर्स वो जब नज़र आएगा तो वो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये बेसिकली वही इमेज है जो HTML जो कोड है वो जनरेट कर रहा है। सो HTML कोड में हमने स्माइली बनाया और उसकी विड्थ और हाइट बताई और हमने उसको दिखा दिया, लेकिन लिखा हमने उसको प्रॉपर टैग के अंदर है। इसके अंदर आप अगर आप गौर करें इस टैग के अंदर ऑल्ट टैग के नाम से एक डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है जिसके अंदर स्माइली फेस का वर्ड लिखा हुआ है। ये ऑल्ट टैग क्या करेगा, अगर ये स्माइली फेस लोड ना हुआ किसी भी वजह से, अगर डिसेबल्ड है इमेजेस या इंटरनेट नहीं चल रहा था तो इमेज लोड नहीं हो सका, तो आपका वो पीछे जो टेक्स्ट नज़र आएगा उस जगह पर जहाँ पर ये इमेज ने नज़र आना था वो आपको ऑल्ट टैग नज़र आएगा। लेकिन गूगल भी इसी ऑल्ट टैग के ज़रिए इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंड करेगा कि ये बेसिकली इमेज के अंदर क्या है गूगल को नहीं पता, लेकिन गूगल को अब ये ज़रूर पता है कि ये स्माइली फेस हो सकता है। तो इसी तरह से मैं एग्जांपल देता हूँ। ये आपके सामने एक कार है, ये फोर्ड मस्टैंग कार है, लेकिन आप इसको देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा है इसका कलर रेड है, ये एक रोड पे खड़ी है, पीछे आसमान नज़र आ रहा है, पीछे दरख्त नज़र आ रहे हैं, लेकिन गूगल को क्या नज़र आ रहा है इसके अंदर? गूगल इसको देखकर ये जस्टिफाई नहीं कर सकेगा कि इसमें क्या क्या है। मे बी उसका एल्गोरिदम उसको ये बता दे, लेकिन क्या वो इस कदर डिटेल में जा सकता है कि इसके 4 पहिए भी हैं और ये गाड़ी है और उस गाड़ी का ब्रांड भी है और इसमें लोग खड़े हैं कि नहीं, पीछे आसमान क्या है, ये सब चीज़ें गूगल क्रॉल नहीं कर सकता या इंडेक्स नहीं कर सकता। इमेजेस के लिए गूगल को ऑल्ट टेक्स्ट चाहिए। तो अगर मैंने इसको डिस्क्राइब करना है, मैंने इस कार को अगर डिस्क्राइब वर्ड्स में करना है तो मैं कैसे करूँगा या आप कैसे करेंगे? सो लेट्स सपोज इसका मॉडल 2012 और ये फोर्ड मस्टैंग कार है जिसका मॉडल LX है और इसमें कलर इसका रेड है। सो मैं 3 पॉसिबिलिटीज़ देख सकता हूँ, जिसमें पहली पॉसिबिलिटी ये है कि मैं मॉडल पहले लिखूँ, उसके बाद कलर लिखूँ, उसके बाद गाड़ी का नाम लिखूँ। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मैं उसका नाम लिखूँ पहले गाड़ी का और मॉडल का, उसके बाद मैं उसका कलर लिखूँ और मैं फिर आखिर में ईयर लिखूँ। इसी तरह से मैं तीसरी पॉसिबिलिटी भी बना सकता हूँ। सवाल ये है कि इनमें से बेहतर कौन है, कौन सा वर्ड बेहतर है? तो आपको यहाँ पर याद आना चाहिए कि हमने कीवर्ड रिसर्च पढ़ी है और हमने जब इस कीवर्ड रिसर्च में हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी आप किसी पेज के ऊपर एक कीवर्ड ग्रुप को असाइन करते हैं, वो कीवर्ड ग्रुप्स के अंदर से आपने उसी कीवर्ड को लेकर आपने पूरे पेज की ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है, उनको डिफरेंट जगहों पर यूज़ करना होता है। इसी तरह से हमने ऑल टैग्स में भी वही कीवर्ड्स यूज़ करने हैं जिस कीवर्ड के बारे में वो पेज है। सो वो कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं? अगर मैंने रिसर्च की तो वो फोर्ड मस्टैंग LX या 2012 या जो भी इसके रिलेटेड लोग सर्च कर रहे होंगे वो उस तरह से कीवर्ड हो सकते हैं। और उन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर मैंने ये 3 डिस्क्रिप्शन लिखी जो मुझे लगता है तीनों ठीक हैं। सवाल ये है कि इनमें सबसे बेहतर कौन है? ये तीनों बेहतर हैं, लेकिन सबसे बेहतर वो है जो यूज़र सर्च कर रहा है। सो कीवर्ड के एतबार से इन सब में सेम वर्ड्स ही हैं, तरतीब डिफरेंट है, सीक्वेंस डिफरेंट है, लेकिन असल में तीनों एक ही चीज़ को 3 डिफरेंट तरीक़ों से लिखा हुआ है। हमने ये देखना है कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं। अगर लोग मॉडल पहले लिख रहे हैं तो हम पहले उसको यूज़ करेंगे और हम भी उसी तरह से उसको लिखेंगे जिस तरह से लोग सर्च करते हैं। सो ये तरीका है कीवर्ड रिसर्च के साथ लोगों की अंडरस्टैंडिंग, लोगों की यूजेज को अंडरस्टैंड करने का। सो अगर मैं इसी का नाम पहले वाला नाम लेकर मैं अगर इसको लिखूँ तो आपके सामने नज़र आ रहा है कि ये इमेज का टैग कुछ अब इस तरह से बनेगा। जो हमने पहले देखा है कि इमेज स्माइली फेस का टैग किस तरह से बन रहा था, उस तरह से इमेज का टैग मतलब फोर्ड मस्टैंग का टैग कुछ इस तरह से बनेगा।
जिसमें मैंने ऑल्ट टैग उस फोर्ड मुस्टैंग का नाम रखा हुआ है। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है, जब हम बात करते हैं कि इमेज में आपने कीवर्ड्स डालने हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इमेज का ऑल्ट टैग खाली है तो जैसे कि पहली कंडीशन में आपको नज़र आ रहा है वो एक बुरा एक्सपीरियंस है, गूगल उसको मना करता है। ये 4 सजेशन जो आपको नज़र आ रही हैं ये बेसिकली गूगल में से नज़र आ रही हैं। पहली सजेशन गूगल कहता है कि अगर आपने ऑल्ट टैग लिखा ही नहीं है, अगर एम्प्टी ऑल्ट टैग है, इसका मतलब कि वो अच्छा ऑल्ट टैग नहीं है, वो इमेज की एसईओ अच्छी नहीं होगी, क्योंकि गूगल को नहीं पता चलेगा कि ये इमेज किस बारे में है। दूसरी ऑप्शन में अगर आपने ऑल्ट टैग लिखा है लेकिन उसमें कीवर्ड्स आपने बहुत ज़्यादा लिख दिए हैं, जिसको हम स्टफिंग बोलते हैं। कीवर्ड स्टफिंग का मतलब ये है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा कीवर्ड ऐड करते हैं, वो भी एक बैड एक्सपीरियंस है। गूगल उससे भी मना करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स मत लिखें, आप बेसिकली बस जो भी लिख रहे हैं उसको डिस्क्रिप्टिव लिखें। तीसरे ऑप्शन में जैसे कि उसने सिर्फ एक वर्ड लिखा है पपी, अगर वो इमेज पपी का है तो वो पपी उसने लिखा है तो गूगल कहता है कि ये बेहतर है बाकी दो से, जो पहले दो हैं कुछ ना होने से या बहुत ज़्यादा होने से बेहतर है, लेकिन फिर भी ये और बेहतर हो सकता था। तो आखिरी ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो उसमें उसने पूरा डिटेल में वर्ड लिखा है जो गूगल को समझाने के लिए कि वो जो पपी है वो खेल रहा है। तो इससे गूगल को क्या पता चलेगा कि वो जो इमेज है, जो गूगल इमेज देख रहा है, जिसके अंदर नहीं देख सकता क्या हो रहा है, वो यूज़र ने डिस्क्राइब किया ऑल्ट टैग के ज़रिए कि ये एक पपी की पिक्चर है और वो बेसिकली उसमें पपी जो है वो खेल रहा है फेच, मतलब कि उसको कुछ फेंका जा रहा है और वो कुछ कैच कर रहा है, उसको पकड़ रहा है जंप करके। तो इस तरह से गूगल गेस करता है कि इमेज के अंदर क्या हो रहा है और मैंने उसमें क्या दिखाना है। आपने क्या मेक श्योर करना है, आपने मेक श्योर ये करना है कि कोई भी इमेज आपकी वेबसाइट पे बगैर ऑल्ट टैग के नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी इमेज बगैर ऑल्ट टैग के होगा तो उसका एक्सपीरियंस बहुत ख़राब होगा और हमें वो नहीं चाहिए। हमें एसईओ बेहतर करनी है और हम चाहेंगे कि गूगल में हम उसको बेहतर करके दिखा सकें। इसी की मैं आपको एक छोटी सी लाइव डेमो एग्जांपल दिखाता हूँ कि किस तरह से आप लाइव वेबसाइट में ऑल टैग्स लगे हुए देख सकते हैं उन इमेजेस के अंदर। मैं एग्जांपल ये डिजिस्किल्स की ही लूँगा, आइए देखते हैं। जैसे कि आप इस वक्त मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने डिजिस्किल्स की वेबसाइट खोली हुई है और इसमें आपको काफ़ी इमेजेस नज़र आ रहे हैं। टॉप लेफ्ट में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम का एक लोगो लगा हुआ है, सेंटर में डिजिस्किल्स का लोगो लगा हुआ है, राइट साइड पे इग्नाइट का लोगो और रिचुअल यूनिवर्सिटी का लोगो है। इसी तरह से एक वीडियो भी चल रही है, नीचे आपको और भी इमेजेस नज़र आ रहे हैं, बैकग्राउंड में भी इमेजेस लगे हुए हैं, कोर्सेज के भी इमेजेस लगे हुए हैं, उसके बाद ट्रेनर्स के भी इमेजेस लगे हुए हैं। ये सब इमेजेस हैं जो कि गूगल को इंडेक्स तो करने हैं, लेकिन गूगल को कैसे पता चलेगा कि किस इमेज में क्या हो रहा है। तो हम अभी देखते हैं कि हम किसी एक इमेज को चेक करेंगे कि इनके ऊपर ऑल टैग लगा भी हुआ है कि नहीं। तो फॉर एग्जांपल मैं ये फ्रीलांसिंग के कोर्स के हेडर पे जाता हूँ और मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसको इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगा मुझे HTML कोड राइट साइड पे नज़र आ जाएगा। क्रोम में ये फीचर अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं। तो आप देखेंगे जैसे ही मैं इसकी कोड के ऊपर जाता हूँ तो लेफ़्ट साइड में वो इमेज वो हाईलाइट हो जाता है। तो ये जो बेसिकली इमेज का कोड है, यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें उसका इमेज का कोड टैग लगा हुआ है HTML का, उसमें SRC यानी कि सर्च इज इक्वल टू इमेज का फाइल नेम है, जो कि उसका लोगो है, जो कि उसका URL है बेसिकली, और उसके बाद ये ऑल्ट का ये टैग लगा हुआ है। सो ये बेसिकली ये वो ऑल्ट टैग है जो गूगल पढ़ता है और इसमें आप देख सकते हैं कि फ्रीलांसिंग का वर्ड लिखा हुआ है। अब सवाल ये कि क्या ये एक अच्छा ऑल्ट टैग है या इससे बेहतर हो सकता है। तो चूँकि ये कोर्स फ्रीलांसिंग का है तो ये एक अच्छा ऑल्ट टैग है, लेकिन ये उससे मज़ीद बेहतर इस तरह से हो सकता है कि अगर हम इसको फ्रीलांसिंग कोर्स लिख लें या ऑनलाइन फ्रीलांसिंग कोर्स फॉर पाकिस्तानीज़ लिख लें, तो जितना आप डिस्क्रिप्टिव होंगे गूगल को ज़्यादा अच्छा पता चलेगा कि इसमें क्या हो रहा है। आप ये भी लिख सकते हैं कि लैपटॉप ऑन डेस्क विद बुक्स फॉर कोर्स ऑन फ्रीलांसिंग विद डिजिस्किल्स। सो कहने का मकसद ये है कि जो भी आप इसमें लिखेंगे वो गूगल उसको पिक करेगा। जैसे कि अभी आपने देखा कि स्क्रीन पे हमने डिजिस्किल्स की एक वेबसाइट को ऑडिट किया, उसमें हमने देखा कि किस तरह से इमेज के ऊपर ऑल टैग लगा हुआ है। अब इस ऑल टैग को बेहतर कैसे करना है वो आपकी कीवर्ड रिसर्च बताएगी। जब आप कीवर्ड रिसर्च का ग्रुप उसके साथ असाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि पेज में कितने इमेजेस आ रहे हैं और उनके ऑल टैग्स में क्या क्या होना चाहिए। सो अभी तक के लिए इतना ही। इसमें हम यही अंडरस्टैंड करना चाह रहे थे कि ऑल टैग क्या होता है, मज़ीद हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे।